मैं समझता हूँ काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ फेसबुक लाइव पर। कम से कम 1 साल हो रहा है, ऐसा मुझे रफली याद आ रहा है। तो फेसबुक लाइव पर एक बड़ा लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके भी काफ़ी क्वेश्चंस होंगे और अतुल जी ने भी क्वेश्चनरी बनाई है और लंबा 9 बजे तक अगर समय परमिट करता है आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो थोड़ा आगे भी एक्सटेंड कर पाएंगे। तो प्लीज स्टार्ट द क्वेश्चंस। अतुल जी, आई फील एवरीथिंग इज इन प्लेस, टेक्निकलिटीज आर ओवर नाउ। यस ओके, तो आप स्टार्ट करें तब तक। और साथ में प्रमोद जी भी है यहाँ और जो है वो भी टेक्निकली असिस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। अतुल जी। गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर से। आज हम फेसबुक लाइव में उनसे वर्तमान में चल रही घटनाओं में और कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं अभी देश और दुनिया में हो रही है, इंडिया में हो रही है, उसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे। आपके भी सवाल मोस्ट वेलकम है। अगर आप कुछ अच्छा इंटेलेक्चुअल सवाल पूछेंगे तो हम जरूर लेंगे उस सवाल को। और क्या है, ये एक मौका है आप लोगों के पास में कि एक इंडिया के मोस्ट लर्नेड पर्सन से आप सवाल पूछे और उनका जवाब सीधा पाए। ये बहुत कम मौका मिलता है, तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं। साथ में हमारे ये जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम चल रहा है उसको लाइक करें, कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछे और शेयर करें, व्हाट्सएप में उसकी लिंक शेयर करें या अपने कई ग्रुप फेसबुक में होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फेसबुक लाइव के प्रोग्राम से जुड़ सके आपके माध्यम से। मैंने आपको पहले इसके बारे में अपील की थी और वापस से अपील कर रहा हूं कि आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को टैग करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, मैसेंजर पे भेजें या ट्विटर पर इसका लिंक शेयर करें। जो आपसे पॉसिबल हो सकता है वो कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सर से सवाल पूछ पाए, एक अच्छा सवाल पूछ पाए और एक अच्छा इंटेलेक्चुअल जवाब लोग देख पाए। इसी प्रयास में हमने सर को बोला कि सर काफी दिन हो गए आप अभी हमारे लोगों से रूबरू नहीं हुए लाइव प्रोग्राम में, तो ये तो सर ने भी अपना काफी कीमती समय निकाला व्यस्त समय में से और हम लोगों को समय दिया, तो हम इसका अच्छा अपॉर्चुनिटी लेंगे। सर लोगों के सवाल तो अभी धीरे धीरे आएंगे कमेंट्स में, तो हम उसके हिसाब से आपको पूछते जाएंगे। अभी जो हॉट टॉपिक था, मतलब अभी मणिपुर जो है गए 3-4 महीने से जल रहा है एक तरह से, और वो मणिपुर जल रहा है, काफी अमानवीय घटना भी उसमें सामने भी आई है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने कुछ सेकंड में उसके ऊपर बात रखी, बाकी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बात हो नहीं रही है। तो ये इस तरह की अमानवीय मणिपुर में जो अमानवीय घटना चल रही है, सारे मणिपुर को लेकर आपका क्या थिंकिंग है? देखिए, मणिपुर में जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है, मैं किसी भी कम्युनिटीज पे कमेंट ना करते हुए जो वहाँ की मोस्टली रियल पोजीशंस जो वेरियस न्यूज़ेस से आ रही है कि बेसिकली ये ट्राइबल्स को मणिपुर से डिस्पोजेस करने का ये कॉन्फ्लिक्ट है। ट्राइबल्स को उनकी लैंड एंड टेरिटरी से डिस्पोजेस करने का जो है ये एक तरह से जो है वो कोशिश हो रही है कि आदिवासियों की जो जल जमीन जंगल और संस्कृति है उससे वो विस्थापित हो जाए वहाँ से। और उसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में होने के बावजूद, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बावजूद, 371C का स्पेशल प्रोविजन मणिपुर में होने के बावजूद जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर्ड एक्शन नहीं ले रही है। यूनियन गवर्नमेंट को जिस तरह का एक्शन लेना चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीस को रिस्टोर करने के लिए, चाहे सेंट्रल फोर्सेस हो या लिमिटेड मिलिट्री का भी यूज जो है वो किया जा सकता है। मैं आस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, लिमिटेड यूज किया जा सकता था मिलिट्री का, वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। और बीजेपी की जो सरकार है उसको बर्खास्त भी नहीं कर रही है। सेम सीएम के जो है संरक्षण में ये सारा जो है वो स्टेट पैरालाइज हुआ है। बीजेपी सरकार स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बजाय, पीस को रिस्टोर करने के बजाय, राइट्स को रिस्टोर करने के बजाय और आदिवासियों को जो डिस्पोजेस करने के लिए जो कोशिश हो रही है उसको रोकने के बजाय इसको जो है वो इनडायरेक्टली होने दे रही है। और प्रधानमंत्री को तब याद आई मणिपुर की जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पार्लियामेंट में लाने का जो है वो सोच बनी अपोजिशन द्वारा। तब तक प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द नहीं बोला, 2-3 महीने तक जो है वो चुप रहे। कई बार वो मन की बात करते हैं, फॉरेन टूर करते हैं, इंडिया में कहीं पर भी चले जाते हैं, लेकिन वो जो है उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो स्वयं मणिपुर जाए या मणिपुर पर एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट दे जिससे जो है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस को रिस्टोर हो सके और आदिवासियों को डिस्प्लेस करने की जो एक तरह का जो है वो षड्यंत्र हो रहा है वो रुक सके। तो मैं समझता हूं कि ये इसकी वास्तविकता है। और जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके द्वारा जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जब तक स्टेप्स नहीं लिए जाते ये चीज जल्दी सॉल्व नहीं होगी। अच्छा, काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव में। अभी मैं कुछ
आप लोग अगर कुछ सवाल पूछेंगे कमेंट्स में तो मैं वो सर से वो सवाल पूछ पाऊंगा। तो आप जवाहर जय सेवा के अलावा भी आप अपना सवाल जरूर पूछिए ताकि हम इस प्रोग्राम को अच्छे से आगे बढ़ा पाए। सर, अभी जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार है विवेक ओबेरॉय जी, उन्होंने संविधान को बदलने की बात की है। आप उसमें संशोधन की बात करते हैं, तो क्या सच में जरूरत है संविधान को बदलने की? देखिए, मैं स्वयं 8 बिल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के दिए, और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि संविधान में वीकनेसेस है, और ये वीकनेसेस 1949 से ही बड़े सीरियस वीकनेसेस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि संविधान को टोटली बदलने की जरूरत नहीं है, उसको पॉजिटिवली अमेंड करने की जरूरत है। और पॉजिटिवली अमेंडमेंट जो है वो संविधान में लाकर जो है बहुत सारा चीजों को ठीक किया जा सकता है, उसको बदलने की जरूरत नहीं। मेरा कैटेगरिकल व्यू है। जब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर सीआर राव ने, चंद्रशेखर राव ने भी 2 साल पहले इस तरह की बात की थी, तब भी मैंने कहा था, सीआर राव जी को मैंने तेलंगाना में जाकर जो है वो एक ओपन जो है वो डिस्कशन के लिए भी मैंने इन्वाइट किया था कि भाई आपके जो पॉइंट्स है वो राइटिंग में जो है वो प्रोक्लेम कीजिए और मुझे देखने दीजिए, अगर अमेंडमेंट से ठीक की जा सकती है वो चीजें, तो हमको संविधान बदलने की बात नहीं करनी चाहिए। वही बात मैं विवेक ओबेरॉय को भी कह रहा हूं, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ है प्राइम मिनिस्टर के, कि आप जो है ऐसे स्टेटमेंट देने के बजाय आप लिस्ट को जो है वो प्रोक्लेम कीजिए कि आपको संविधान में क्या क्या चीजें कमी नजर आती है, और उसको हम प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट से जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। संविधान को बदलने की जो है वो जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पॉजिटिव अमेंडमेंट्स अगर नहीं करेंगे तो रियल डेमोक्रेसी और लोगों के रियल राइट्स जो है वो रिस्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट है। हमारा डेमोक्रेसी डिफेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी है ही नहीं ऐसा मान लीजिए। ये जो हम केवल इलेक्शन करा रहे हैं वो चुनाव तंत्र है, वो लोकतंत्र नहीं है। डेमोक्रेसी का जो पहला रूल है मेजोरिटी रूल का, उसके तहत ना हम अपने एमपी एमएलए को चुनते हैं और ना उसके तहत हम लॉस को जो है वो बनाते हैं। चाहे मैं आर्टिकल 81, 170 की बात करूं या लॉस बनाने के लिए आर्टिकल 100, 107, 8 एंड 189 की बात करूं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी इज द मेजॉरिटी रूल, यानी 51% वोट से चुनकर जाना चाहिए, वो भी नहीं है। और कोई भी लॉ बनते वक्त जो है पार्लियामेंट की मेजॉरिटी होना चाहिए, ये रूल भी नहीं है। अगर 10% भी कोरम हो तो हमारा पार्लियामेंट जो है वो फंक्शन कर सकता है। 10% का मतलब लोकसभा में लगभग 55 एमपीज, और उसके मेजॉरिटी अगर उसको पास कर दे तो वो लॉ बन जाता है। तो ये डिफेक्टिव डेमोक्रेसी का मॉडल है, डिफेक्टिव रूल ऑफ लॉ बनाने का जो मॉडल है। फिर आदिवासियों को एबोरिजिनल ट्राइब्स नहीं माना गया, उनके जल जमीन जंगल और संस्कृति के जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फुल्ली गारंटीड नहीं है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या बाकी इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है वो डेमोक्रेटिक नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। हमारे देश के अंदर में बजट को लेकर बजट बनना चाहिए ये तो है, लेकिन मेजर क्या सिद्धांत होने चाहिए ये प्रोविजंस उसके अंदर नहीं है। फेडरलिज्म के अंदर में जो हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो राज्यों के अधिकार को अगर एक्सेप्ट किया जाता है यूनियन के द्वारा, तो उसके जो है वो प्रिवेंटिव जो है वो प्रोविजंस नहीं है। जुडिशरी का जो मॉडल है, जो हमने सिलेक्शन प्रोसीजर को रखा है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर को नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। ऐसे कई मेजर फ्लॉज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि ये सारी चीजें पॉजिटिव अमेंडमेंट से ठीक की जा सकती है, उसके लिए संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। संविधान को लेकर बात हुई तो मेरे ख्याल से विजय बोद्दा जी को सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द मिसिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। I've already told you, and Vijay, I would like to speak to you. You just give a call to me tomorrow. I've been tracing you for long actually, but आप मिल नहीं पा रहे मोबाइल पर। मैंने ईमेल भी छोड़ा है, तो कल आप मुझे शांति से कॉल कीजिए दोपहर में। विजय के लिए मैसेज है मेरा। सर, विजय जी का अभी है तो एक और सवाल ले लेते हैं। हाउ कैन बी रिमूविंग द पॉवर्टी ऑफ इंडिया? व्हाट शुड बी द पॉलिसी फॉर दिस? No, you see, the poverty of India can be removed by extraordinary policies. And I'll be speaking a lot on, you see, the overall model of development. Let me just give a very small example. You see, 18.2% of the Indian population, that is almost like 6 crore families of India, live on less than $3.2 a day. $3.2 यानी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 82.55 रुपीज है आज डॉलर जो है वो, तो आप उससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि 270-80 रुपए तक जो है
वो पर डे पर लगभग 18% पॉपुलेशन यानी 6 करोड़ के लगभग परिवार देश में जो है वो जिंदा रहते हैं, अभी जी रहे हैं। और इनके लिए देश के अंदर में स्पेशल पॉलिसीज नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, उनको अनाज दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, कभी उनको मान लीजिए थोड़ा शक्कर दे रहे हैं, या अगर किसान है तो 2000 रुपया उसको दे रहे हैं। मनरेगा जैसा जो है वो कोई स्कीम दे रहे हैं जिसमें 365 दिन तो रोजगार नहीं मिलता, केवल 200 दिन की गारंटी है, वो भी पूरी तरह से नहीं मिल रही है। शहर में जो गरीब है उनके लिए तो अर्बन मनरेगा है ही नहीं है। तो ये जो पावर्टी का जो स्टेटस है, फिर हमारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है इंडिया में, यूनिवर्सल एजुकेशन का प्रोविजन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे देश में यंग पॉपुलेशन लगभग 25% लोग अभी भी जो है वो अनएम्प्लॉयड है देश के अंदर में, और जो हमारा यंग वर्किंग फोर्स है वो रिड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। तो ये जो तमाम टिपिकल चीजें हैं जिसकी वजह से पावर्टी अभी भी है, चाहे क्रॉनिक पावर्टी हो या रिलेटिव पावर्टी जो है, इसको रिमूव करने के लिए यू रिक्वायर स्पेशल पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, कटिंग एज पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस की जो है वो जरूरत है, जिसमें जो है आपकी उनकी यूनिवर्सल हेल्थ केयर, उनकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये 3 चीजों को ठीक किया जाए, हाउसिंग को उनको दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी यानी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजों को प्रोवाइड किया जाए। ये तो वन साइड ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो करने की जरूरत है। एंड देन इट रिक्वायर्स डायरेक्टली ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू देम। जब तक आप उनको एसेट्स डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करेंगे बजट से, तब तक के जो है वो अमीर नहीं हो पाएंगे, कम से कम मिडिल रिच नहीं हो पाएंगे। तो वो एसेट ट्रांसफर का जो है, डायरेक्ट फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रांसफर करने का भी एक पॉलिसी जो है देश में बनाना होगा, जिसको मैं लोकसभा के पहले जनवरी में डिक्लेयर करने वाला हूं। अभी मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, विजय, आई वुड लाइक यू टू कॉल मी बैक टुमारो, क्योंकि मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर भी हमको तैयारी करनी है। तो अभी राजस्थान और मैं छत्तीसगढ़ के लिए तो नीति डिक्लेयर कर दी है, उसमें एक छोटा मिनी प्रोविजन मैंने डिक्लेयर किया है इसमें, और इस पर मैं फिर चुनाव के पहले डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां मेरी नीतियों को चुरा लेती है और फिर कुछ टोपी वाले लोग कहते कि भाई हमने गारंटी लाई है करके। तो इसलिए मैं वक्त आने पर इस पर डिटेल में बोलूंगा। मैं अपील करता हूँ हमारे दर्शकों से कि वो अच्छे से अच्छे सवाल पूछें, ताकि हम सर से उस सवाल का जवाब आपके माध्यम से और लोगों को भी मिल सकता है। तो थोड़ा प्रिपरेशन करें अपने सवालों को लेकर। सर, अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, तो अजय कुशराम जी का सवाल था कि सर क्या है कि गरीब लोग जो है कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं और जो बड़े लोग हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। तो इस लूप होल की तरफ आप कुछ बता पाएंगे क्या? हाँ, इसके लिए तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि पुलिस सिस्टम तो थोड़ा सा इसमें बायस्ड होता ही है कहीं पर भी इंडिया के अंदर में। तो पुलिस रिफॉर्म्स की भी बात हुई है देश में, वो भी करने की जरूरत है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गरीबों की आर्थिक गरीबी समझ में आती है, लेकिन बौद्धिक गरीबी समझ में नहीं आती है। हमारे देश के जो गरीब है, ठीक है, उनके पास पैसा कम है, ये बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन बौद्धिक तौर पर वो क्यों गरीब रहने चाहिए? उनको पढ़ लिखने का प्रयास करना चाहिए, कुछ चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहिए, जिससे उनका जो है वो डेवलपमेंट भी होगा, बौद्धिक डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा, और थोड़ा सा जो है वो वेरियस स्टेट्स में उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो इसमें थोड़ी रिलीफ आएगी, बट अल्टीमेटली पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। सर, अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात लगातार चली रही है, तो आपने संविधान में एक सकारात्मक संशोधन के लिए 8 बिल संसद को दिए, तो उसके बारे में कुछ हमारे डिटेल बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, इस पर मैं पहले भी काफी बताया हूँ, और 2024 के बाद में मैं और भी बिल्स उस पर लाने वाला हूँ, और 2024 में उम्मीद करता हूँ कि जनता ने अगर समझदारी से साथ दिया तो मैं संसद में होऊंगा, और मेरे साथ एपीआई के कुछ और भी एमपीज जो है वो संसद में होंगे। तो 8 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स है मेरे, जो 16 बिल्स जो टोटल बनाए मैंने, वो पहले तो 10 बिल उसके इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करने के लिए, 2 बिल्स ह्यूमन राइट्स को लाने के लिए, 2 बिल आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स को लाने के लिए, और 2 बिल रिजर्वेशन को एक्सपांड करने के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए। ये महत्वपूर्ण बात को आप समझिए। उसमें के जो 8 बिल्स है, वो 8 बिल्स में 2 बिल्स फिर ह्यूमन राइट्स को लाते हैं, 2 बिल्स आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, 2 बिल्स जो है वो रिजर्वेशन को एक्सपांड करने के लिए है, और बाकी जो 2 बिल है वो इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करने के लिए संविधान के अंदर में। ऐसे 8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं जो मैंने पार्लियामेंट को प्रेजेंट किए हैं। ओके।
सर वेरियस स्टेट से काफी लोग जुड़े हमारे साथ में, महाराष्ट्र है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, दिल्ली है, काफी स्टेट है कि ऑलमोस्ट ऑल इंडिया के लोग हमारे साथ अभी लाइव प्रोग्राम में है। सागर मोटे जी, आपने जो मणिपुर को लेकर सवाल किया है उसका हमने फर्स्ट सवाल ही हमारा मणिपुर को लेकर था, तो उसमें सर ने डिटेल में जवाब दिया है उसका। ये जब वीडियो पूरा अपलोड हो जाएगी तो आप सुन सकते हैं उसको लेकर। सर नेक्स्ट सवाल धर्मु टुडू जी का है। जोहार सर, झारखंड में सीएनटी सीपीटी जैसे आदिवासियों का कवच कहे जाने वाले एक्ट को झारखंड सरकार द्वारा बड़े बदलाव का कवायद किया जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें मेरा यही कहना है कि पहले आप कभी बीजेपी को वोट किया, कभी कांग्रेस जेएमएम को वोट किया, तो बीजेपी तो चाहती है कि ये खत्म हो जाए और जल जमीन जंगल और संस्कृति से आदिवासी विस्थापित हो जाए। कांग्रेस तो इस पर क्लियर रही नहीं है कभी भी, और जेएमएम को भी क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक आप उनको वोट करते रहेंगे तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है, सीएनटी एक्ट 1908 एंड एसपीटी एक्ट 1949, संताल परगनास एक्ट जिसको कहा जाता है, और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है 1908 या और 9 आई फील, तो वो जो है वो कैसे प्रोटेक्ट होंगे। और इसमें सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासियों के सेकंड जनरेशन के इंडिजिनियस राइट्स को लाना पड़ेगा, जो एबोरिजिनल ट्राइब्स नहीं माना संविधान ने। और उसके बाद ह्यूमन राइट्स से जो सेकंड जनरेशन के जो राइट्स आए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक नहीं आते और जब तक एपीआई की गवर्नमेंट झारखंड में नहीं बनती तब तक ये डर तो हरदम आपको रहेगा। तो आप इधर उधर टाइम वेस्ट करने के बजाय डायरेक्टली एपीआई में ज्वाइन कीजिए और इस बार एपीआई की गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कीजिए। झारखंड का चुनाव जो है वो इस बार हमको जीतना है और उसके पहले लोकसभा का चुनाव है, तो झारखंड से 14 सीटों में कम से कम 5-6 एमपी जिताने की तैयारी कीजिए आप लोग। सर जॉन मुर्मू जी का सवाल है, हाउ कैन बी इम्प्रूव ट्राइबल पॉलिटिक्स इन इंडिया? Tribal politics can be improved by understanding, you see, the 17 points agenda what I have presented to the President of India on 9th August 2022, which very exhaustively, you see, analyze what are the, you see, indigenous rights which are to be brought in the Constitution of India and the various laws and policies. So first of all we have to understand all these things, and second, you see, unless you see the tribals of India understand that they require not a regional party but a all India party, because the problems of tribals are not, you see, local. They are not confined to the states, they are confined to all over the country. So it's a national problem, and it has also something to do with the human rights international law implementation. So therefore the tribals of India require all India party with a very committed and a very clear, you see, agenda of tribal rights and tribal culture. That is what API is. And I am the leader who has, you see, brought this agenda on a national forefront now. So the tribal should join API on a very massive level and try to win member parliaments at least first in the first stage and some MLAs. So automatically the polarization will take place. And they should avoid parties like BJP and the Congress and the Topiwalas which are coming with a purse to purchase the tribals. So later you see the land can be purchased or the land can be taken from the Adivasis. So these things you should understand. And the political parties like JMM or Gondwana, they should have an alliance with API. Why they are aligning with Congress? For what reasons they are aligning with Congress? They should have an alliance with a party like API. So we can take the whole tribal vote in majority, and the other communities can also vote, and we can have a good representation in the parliament and some states also. Okay. गंगा सिंह नीति जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सवाल किया है, तो हमने उसका दूसरा या तीसरे सवाल वही लिया था। जब ये आप वीडियो अपलोड हो तो आप देख सकते हैं कि संविधान बदलने के ऊपर सर ने क्या डिटेल में, काफी अच्छा डिटेल में उसके ऊपर बात रखी है। सर अभी जो इकोनॉमिक्स में चल रहा है, मूडीज ने जो रेटिंग दी है, तो मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 तक बनाएंगे। एपीआई का इसके ऊपर कैसा देखना है? नहीं, ये तो एक्चुअली ये जो आदमी है, तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री का, ये हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कम पढ़े लिखे हैं और अब उनकी उम्र भी नहीं रही है कि वो इतना ज्यादा डिटेल रिसर्च करेंगे। मैं जरा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको 2028 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, अभी आप $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो एट व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया शुड ग्रो? पहले ये बात तो वो बताए कि कितना परसेंटेज ग्रोथ रेट लगेगा और क्या वो ग्रोथ रेट जो है आप अचीव कर सकते हैं कंटिन्यूअसली आने वाले 5 सालों तक। ये पहला सवाल जो है वो मैं पूछना चाहूंगा।
अगर आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनाना है तो मैं ही आपको बता देता हूं, यू रिक्वायर अ ग्रोथ रेट मोर देन 8% कंटिन्यूअसली फ्रॉम 2023 टू 2028। तो आप $5 ट्रिलियन तो नहीं बन सकते। अगर आप 7% के ऊपर जाओ तो 4.5 से $5.25 ट्रिलियन 2028 तक बन सकते हैं, और 2030 तक जो है आप जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनोगे, अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू अचीव कंटिन्यूअस ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 8% पर एनम, विच इज अनरियलिस्टिक एट प्रेजेंट। थोड़ा सा रियलिटी में अगर प्रधानमंत्री बात करेंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज ऐसा अनपढ़ जैसे बोलना थोड़ा हंसी भी आती है। कल ग्रीस में जाके कुछ बोले, फिर कभी कुछ और बोले, उस पर शायद सवाल आएगा तो मैं और बोलूंगा डेमोक्रेसी के ऊपर में। तो प्राइम मिनिस्टर को ये सूट नहीं करता, यानी बार बार जो है ऐसा अज्ञानता से बोलना, तो बड़ी हंसी आती है कभी कभी कि देश के प्रधानमंत्री इतने अज्ञानी है हमारे। तो जरा थोड़ा सुधार करें मोदी जी तो अच्छा रहेगा इसमें। सर, ये डेवलप इंडिया के लिए पर कैपिटा इनकम कितनी होनी चाहिए? देखिए, डेवलप्ड इंडिया 2047 ये बात बोली जा रही है। फिर मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर से आप आंकड़ा डिक्लेयर कर दीजिए, केवल बोलिए मत कि हम प्रगत भारत बनाने वाले हैं। आपके पास में तो फिनेंस मिनिस्ट्री है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, एनएसओ है, और तथाकथित आपके बीजेपी में बहुत विद्वान लोग हैं, पीछे आरएसएस में भी कुछ लोग हैं। तो आप एक काम कर लीजिए ना, जरा जो है आप आंकड़ा डिक्लेयर कर लीजिए कि 2047 में आप अगर डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसका जीडीपी कितना होगा, कितना $1 ट्रिलियन का जीडीपी चाहिए, और पर कैपिटा इनकम जो है कितना होना चाहिए, आप डिक्लेयर कर दीजिए पहले। और अगर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते तो विजय मानकर यहां बैठा हुआ है, विजय मानकर तो आपकी भरी सभा में जो है वो निकालने वाला है। अभी 3 स्टेट में इलेक्शन आ ही रहे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तेलंगाना में भी लिमिटेड अगर है तो वहां पे भी देखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज वेरी मच इग्नोरेंट। वो केवल स्टेटमेंट दे रहे, भाषण दे रहे, घोषणा कर रहे हैं। उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है कि आपको क्या रेट में कितना $1 ट्रिलियन लगेगा, क्या रेट से ग्रोथ होना चाहिए, वेदर यू आर इन अ पोजिशन टू सस्टेन योर ग्रोथ रेट अबव 7.6% continuously from 2023 to 2047. That is the first precondition which is required to achieve the per capita income of $22,000 per capita income of $22,000. अगर आपको 1947 में डेवलप्ड इकोनॉमी होना है तो आपका पर कैपिटा इनकम 8.5 गुना ज्यादा होना चाहिए अभी से। जो अभी $2,600 का पर कैपिटा इनकम है इंडिया का, वो 8.5 गुना बढ़ना चाहिए, तब जाके आप $22,000 के ऊपर में आपका पर कैपिटा इनकम होगा। तो आपको कितना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उस समय में लगेगी? कम से कम ये कैलकुलेशन ये प्रधानमंत्री को कोई पढ़ा है, कोई इकोनॉमिस्ट जो है इतने सारे बैठे इंडिया में, कोई ये प्रधानमंत्री को पढ़ा है कि इस तरह के झूठे झूठे घोषणा करना और देश को गुमराह करना, पब्लिक को गुमराह करना, ये जो है वो पॉसिबल नहीं। और दूसरी बात, अगर आप $22,000 को अगर आप पर कैपिटा इनकम अचीव भी कर लेंगे, फिर भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब तक रहेगी, जब तक कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, यानी सबको रोजगार, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको सामाजिक सुरक्षा, ये जो तमाम चीजें जब तक अचीव नहीं होगी, तब तक कि अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी, जो अभी 10% लोगों के पास लगभग 77% इनकम और वेल्थ है इंडिया का, अगर ये पोजीशन रहेगा तो भी आप जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेरी सॉरी टू से, इज अ वेरी वेरी लेसर एजुकेटेड पर्सन, और जो उनको ब्रीफ कर दिया जाता है वो बोल देते हैं। कल ग्रीस का जो भाषण दिया है, दैट इज वेरी स्ट्यूपिड एंड वेरी लॉफेबल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो है मैं कहना चाहूंगा, तो $22,000 का पर कैपिटा इनकम चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी उस समय नहीं चाहिए। 10% के पास जो 77% है वो नहीं होना चाहिए। मीडियन इकोनॉमिक जो है वो इनकम होना चाहिए। 22,000 का मतलब हर व्यक्ति का लगभग 22,000 के आसपास होना चाहिए। तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अचीव, बट नॉट इम्पॉसिबल। पर वो कैसे किया जा सकता है, वो कॉस्मो ह्यूमनिज्म की पॉलिसीज में है। इनको वो चीज नहीं समझेगी, क्योंकि तो मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात अभी भी हो रही है, कौन कौन सी मूर्तियां खड़ी कर रहे हैं, तो ये लोग उसको नहीं समझेंगे कि कैसा किया जाता है। विजय मानकर समझ के डिक्लेयर करेगा इसको। सर, अभी आपने मोदी जी के ऊपर काफी बोले हैं, और अभी आने वाले कुछ समय में काफी स्टेट में इलेक्शन भी है,
तो शायद आप उसमें और ज्यादा फोकस करेंगे। तो उसी के लेकर कुछ हमारे जो ऑफिस बेरर थे उनका सवाल भी था 2-3 लोगों का कि सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले स्टेट इलेक्शन में हमारे ऑफिस बेरर्स, ट्रेनर्स या कैडर्स के लिए? नहीं, अभी ये जो 3-4 राज्यों में चुनाव है, एक तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना तो हमारे लिए सेकेंडरी स्टेट है, अभी भी उतना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों राज्य में एपीआई को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, बड़े पैमाने पे कॉन्टेस्ट करना है। और अगर कोई हमसे लिमिटेड अलायंस करना चाहता है थोड़ी हमारी नीतियों का एग्री करके, तो उसके लिए हम ओपन हैं, हम उसको वेलकम करेंगे, लेकिन नीतियों को थोड़ा समझ के अलायंस होना चाहिए, उसके लिए हमको तैयार रहना है। और तीनों स्टेट में अच्छी बड़ी तैयारी करना है और इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है। सर अभी सवाल तो काफी है, वैसे अभी इलेक्शन की बात हो गई तो आप 2024 में भी संसद में जाने की बात कर रहे थे, तो उसके लेकर हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे आप? नहीं, 2024 में सर्टेनली मैं कॉन्टेस्ट करूंगा। एपीआई के और भी इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो भी कॉन्टेस्ट करेंगे। कितनी सीटें होंगी, कैसे होंगी, ये तो थोड़ा सा आपको ये 3 चुनाव के बाद ज्यादा क्लियर होगा जनवरी तक, लेकिन आई एम गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। और एपीआई के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट 15-20 लोग हैं, वो तो श्योरली बहुत सीरियसली इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेंगे। और हमारा ये प्रयास होगा कि हम लोग जीत के जाए उसमें से बहुत सारी सीटें, और उसके लिए हमको जो भी अलायंस करना पड़े लिमिटेड वे में, उसके लिए हम ओपन है ऑफ कोर्स, लेकिन नीतियों को ध्यान में रखते हुए। तो वो अनफोल्ड होगा आपको जनवरी के आसपास, बट आई एम सर्टेन टू कंटेस्ट द इलेक्शंस 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। और अगर मैं पार्लियामेंट पहुंच गया तो आप चिंता मत कीजिए, आपकी 50% प्रॉब्लम तो मैं बगैर संख्या बल के भी पूरी कर सकता हूं। तो बस आपको उस समय तक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को केवल सोशल मीडिया पर नहीं, एक्चुअली बूथ कमेटीज और सेक्टर कमेटीज तक बड़ा करना है। हर जगह झंडा दुपट्टा दिखना चाहिए पार्टी का, हर जगह पेंटिंग्स दिखनी चाहिए, होर्डिंग्स दिखनी चाहिए, और हर जगह जो है आपका लोगों की समस्या को सुनकर उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है, लोगों को पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ना है, और नीति, नेता और पार्टी को ध्यान में रखकर काम करना है। नीति, नेता और पार्टी को ध्यान में रख के काम करना है। कॉस्मो ह्यूमनिज्म की नीति, जो ज्ञान, विज्ञान और मानवता की नीति है, ज्ञान, विज्ञान और समाधान की नीति है, अनेक नियम और अनेक समाधानों की नीति है, उसको ध्यान में रखना है। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी स्टेट का हो, हमें इंसान को इंसान के तौर पर देखना है, इंडिया को इंडिया के सिटीजन्स के तौर पर देखना है। और जिन लोगों की स्पेशल प्रॉब्लम्स है इंडिया में, चाहे वो ट्राइबल्स है, चाहे ओबीसीज है, चाहे माइनॉरिटीज है, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट है, चाहे किसान है, चाहे महिला है, चाहे युवा है, इनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी हमारी नीति काफी वास्ट है, उसको समझकर इसमें काम करना है। मैं राजू मुर्मू जी से कहना चाहूंगा कि अपना सवाल जो है शॉर्ट में पूछे, 1 बाय 1 पूछे, एक ही में वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपका एग्जैक्टली सवाल क्या है वो पूछने के लिए। सर, सागर मोटी जी का कहना है कि बहुत सारे लोग सामाजिक संस्था या धार्मिक संस्था में बहुत टाइम देते हैं लेकिन राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं खुद का और देश का। डेमोक्रेसी तो भाई सागर जी, डेमोक्रेसी तो पार्लियामेंट में जाके, असेंबली में जाके पूरी होती है। डेमोक्रेसी तो जब आप रूल ऑफ लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिसीज पे काम करते हो तब पूरी होती है। डेमोक्रेसी कोई मंदिर मस्जिद विहारों में बैठने के बाद पूरी नहीं होती है। सामाजिक संस्थाओं में जाने से डेमोक्रेसी पूरी नहीं होती है, आपके राइट्स गारंटीड नहीं होते, आपका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में, वो खुद का समय तो वेस्ट कर रहे हैं, औरों का भी समय वेस्ट कर रहे हैं, देश का भी समय वेस्ट कर रहे हैं। और मेरा तो क्लियर मानना है कि अभी ये विज्ञान का दौर है, धर्म और संस्कृति से वैसे भी विज्ञान में प्रूव नहीं होता है धर्म जो है वो, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। साइंस, टेक्नोलॉजी और वेरियस नॉलेज की पॉलिसीज के आधार पे अगर डेवलपमेंट किया जाए तो हर व्यक्ति का, हर फैमिली का, हर कम्युनिटी का, हर स्टेट का डेवलपमेंट हो सकता है और इंडिया जो है चाइना अमेरिका के बराबर आ सकता है। सर, अभी आपने संसद में जाने की बात की तो कम से कम 3-4 सवाल लोगों के आ गए कि सर आप कहाँ से चुनना चाहते हैं, कैसे कंटेस्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे। इस तरह के जो हमारे लोगों को जो है, हमारे दर्शकों की क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ गई है कि सर किस तरह से कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, किस स्टेट से जाएंगे। एक काम करो, पार्टी में सब लोग डोनेशन दो, पहले 100, 200, 500, 1000 रुपए QR कोड आया है, पहले पार्टी में सब लोग जो भी अपनी आपकी इकोनॉमिक परिस्थिति है उससे आप एक डोनेट करना चालू करो। हर जगह पार्टी का जो है झंडा खड़ा करो, पार्टी का कमिटीज बनाओ, लोगों को जोड़ो ये नीति से।
तब आपको पता चली जाएगा मैं कहाँ से कॉन्टेस्ट करूंगा। अभी से बोलना ठीक नहीं है। सीट फाइनल होते होते जनवरी आ जाएगा। जनवरी तक आपको बता दूंगा मैं। जनवरी फरवरी में आपको क्लियर हो जाएगा 2024 में। अभी तो ये 3-4 स्टेट्स के इलेक्शन पर फोकस्ड है। ओके, रहना है। हाँ सर, एपीआई की खासियत ही नीतियों की राजनीति के लिए हमेशा जानी जाती है, और ये नीतियों की राजनीति की जो बात है, अभी वो केजरीवाल जी आपकी बात की नकल करते हुए देखे जा रहे हैं, तो ये इन पॉलिटिकल पार्टी के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी कभी कभी इट्स वेरी लॉफेबल। केजरीवाल के ऊपर में हंसी आती है मुझे उनके ऊपर में। रायपुर या भोपाल में कहीं वो कह रहे थे कि भाई हमने गारंटी लाई, और उसके बाद में और पार्टीज गारंटीज की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी 2012 में अप्रैल महीने में एपीआई बनने के पहले मैंने जो है पूरे देश की नीति का प्लान डिक्लेयर किया। उस समय आप एंटी करप्शन आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारे के साथ में। 2013 में जब पार्टी डिक्लेयर हुई तब पॉलिसी कमिटमेंट पॉलिसी गारंटी, जिसको हिंदी में नीति अभिवचन कहते हैं, वो हमने डिक्लेयर किया। लोकसभा का 2014 के चुनाव में एपीआई पहली पार्टी थी जिसने मुझे लगता है कि फरवरी में डिक्लेयर किया, अहेड ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी, नीति अभिवचन, जिसको इंग्लिश में आप पॉलिसी कमिटमेंट या पॉलिसी गारंटी कहा जाता है। और उसी से आइडियाज लेकर आपने जो है वो बाद में गारंटी देना चालू किया। और अभी भी आप जो गारंटी देकर गए छत्तीसगढ़ में और जो मध्य प्रदेश में, आपकी गारंटी ला लो और अभी मैं गारंटी डिक्लेयर करने वाली हूं, और दोनों को कंपेयर कर लो, और तब आपका फ्रॉड क्लियर हो जाएगा कि केजरीवाल कितना लिमिटेड बात कर रहे हैं। केवल बिजली की बात कर रहे हैं, केवल हेल्थ की बात कर रहे हैं, केवल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बाकी कोई पॉलिसी केजरीवाल के पास नहीं है। तो आप IRS थे, आप जो है वो शायद इनकम टैक्स में जो है वो कमिश्नर थे, IIT के स्टूडेंट है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर में और ओवरऑल पॉलिसीज के ऊपर आपकी मास्टरी नहीं है। उसके लिए विजय मानकर के आगे जिस दिन केजरीवाल आएंगे और उनकी पूरी टीम आएंगी, सौरभ भारद्वाज और ये आपके पंजाब के CM वगैरह जो है, तो ये आपकी जो कैम्ब्रिज वगैरह से पढ़ के आई, क्या लेडी है वो चश्मा लगाती है, मैं वो नाम नहीं जानता, everyone will be defeated before विजय मानकर। अगर आप कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की पॉलिसीज के आगे अभी आम आदमी पार्टी की गारंटी को कंपेयर कर लिया जाए तो आप लोग सब डिफीट हो जाएंगे। मेरा चैलेंज है आप लोगों को। सर, सुनील मेघवाल जी का सवाल था कि चंद्रयान 3 का अभी जो सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुआ, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना चाहेंगे? सर, उसको लेकर हम ये भी पूछना चाहते हैं कि वो साइंस का सक्सेसफुल था, लेकिन उसमें कुछ पूजा पाठ वगैरह का भी कुछ एंगल देखने को मिला, तो ये ओवरऑल घटना की तरफ आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, पूजा पाठ दुआ वगैरह वालों से मैं ये कहूंगा कि भाई इससे अच्छा आप ही चांद पर क्यों नहीं पहुंच गए डायरेक्ट दुआ वगैरह करके, पूजा पाठ करके। उसके लिए चंद्रयान 3 की क्या जरूरत है? आप तो कम से कम 2,500-3 हजार साल से पूजा पाठ और दुआ सलाम तो कर ही रहे हैं, तो आप डायरेक्ट चांद पर क्यों नहीं पहुंच गए, आप मार्स पर क्यों नहीं पहुंच गए? तो ये पागलपन बंद कीजिए। साइंस जो है वो हमको एग्जैक्ट जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देता है, एक्सपेरिमेंट देता है, एविडेंसेस देता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करके देता है, उसके बाद में ये सब रिजल्ट्स आते हैं। तो पहली बात तो ये बड़ी हास्यास्पद है, तो उन पे ज्यादा कमेंट करना भी मैं समझता हूँ कि हमको अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। बट चंद्रयान 3 एक बड़ा मेजर अचीवमेंट है, और इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड में स्पेस साइंस में भी लगभग पहले 6 नंबर में है। US, रशिया, देन चाइना, जापान एंड यूरोपियन यूनियन, ये कंट्रीज के साथ में इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट ऑल 5th और 6th नंबर पर इंडिया स्पेस साइंस में है। और साराभाई जैसे, धवन जैसे जो हमारे स्पेस साइंस के बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी ये जो है वो मेहनत है। और हमारे हजारों लाखों जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स है जो हमारे स्पेस साइंस से, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों की तमाम जो है वो मेहनत है कि चंद्रयान 3 जो है वो मून के सदर्न पोल पर पहुंचा है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए धरती के जब मिनरल्स समाप्त होंगे तो आपको मिनरल्स कहां से लाएंगे? तो यू विल हैव टू माइन द मिनरल्स फ्रॉम इधर अदर प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स से ज्यादा माइनिंग करना इजी है। चांद के ऊपर में क्या कॉलोनी बसाई जाती है या नहीं बसाई जा सकती है, क्या लाइफ हैबिटेबल हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि पानी मिला है चांद पर, तो वहां पर ऑक्सीजन की क्या मात्रा है, फिर कौन से मिनरल्स है, टोपोग्राफी कैसे है, वहां कोई लाइफ फॉर्म है या नहीं है, ये तमाम चीजों का जो फैक्चुअल एविडेंस है उसके लिए जो प्रज्ञान कुछ उसका रोवर है, तो वो जो है वो डेटा इकट्ठा कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इट इज अ मेजर अचीवमेंट, और पूरी मानव सभ्यता को धीरे धीरे
स्टोन एज से स्पेस एज की तरफ हम आए हैं और धरती से सिविलाइजेशन धीरे धीरे अंतरिक्ष की तरफ जाएगा। चाहे ये बात 50 साल बाद वास्तविक हो या 100 साल बाद वास्तविक हो, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन धरती से यूनिवर्स की तरफ जाएगा। ये मेरी बात आज मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं साइंस का एक विद्यार्थी हूं, साइंटिफिक थिंकर हूं, साइंस को बहुत ज्यादा पढ़ा है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा समझने का प्रयास करता हूं। तो इसलिए ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि वी विल हैव टू मूव ग्रेजुअली ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम अर्थ टू यूनिवर्स। कौन सा प्लैनेट होगा, क्या सैटेलाइट होगा, कौन सा एस्ट्रॉइड होगा, ये तो आज बोला नहीं जा सकता, पर वो धीरे धीरे होगा। तो इस लिहाज से इसरो का ये जो मिशन है और स्पेस साइंस का जो हमारा डेवलपमेंट है वो कमेंडेबल है और इंडिया को और ज्यादा इसमें आगे जाना चाहिए और वो जाएगा, क्योंकि हमारे हजारों लाखों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस काम में लगे हुए हैं। अब इसमें जो पॉलिटिक्स का पार्ट है, फिर मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई हमारे गवर्नमेंट में हो रहा है, ठीक है, आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं साइंटिस्ट लोगों को, G20 में बोल रहे हैं हमारा अचीवमेंट, ये अच्छी बात है, लेकिन ये केवल आपके गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो रहा है। कोई भी गवर्नमेंट होती अगर प्रॉपर बजट देती और प्रॉपर एनकरेजमेंट देती, सपोर्ट सिस्टम देती, तो ये पॉसिबल था। आपकी गवर्नमेंट तो ज्यादा मंदिर बनाती है, आप कहाँ साइंस को मानते हैं ज्यादा, आप तो मंदिर और कहाँ प्राचीन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। तो मोदी गवर्नमेंट का इसमें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का अचीवमेंट है। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ते हुए विजय कुरुपकर जी का सवाल था, सर सरकार यूसीसी लाने जा रही है, इसका आदिवासियों के कस्टमरी लॉ पर बहुत असर करेगा, उसके लिए हमारी पार्टी एपीआई क्या स्टैंड कर लेती है? नहीं, यूसीसी से तो, यूसीसी अगर लाया जाता देखे तो आदिवासियों का तो जो कस्टमरी लॉज है वो तो गारंटीड है। आर्टिकल 13(3) आई फील सो, क्लॉज 3 में जो है वो गारंटीड है, जो फंडामेंटल राइट्स में भी कस्टमरी लॉ को जो है 2 या 3, डोंट गेट कंफ्यूज, बट आर्टिकल 13 में जो है सब जो क्लॉज है उसमें मिल जाएगा आपको। तो जो कस्टमरी लॉ है उसको मान्यता मिली गई है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आप एक कोई और पैरामीटर के आधार पर सबके लिए यूनिफॉर्म बनाओगे, तो आदिवासियों के कस्टमरी लॉ तो उसमें समाप्त हो जाएंगे। तो और अगर कस्टमरी लॉ अगर आदिवासियों के समाप्त हो गए, तो अगर कस्टम ही समाप्त हो गया, कल्चर ही समाप्त हो गया, तो आदिवासी समाप्त हो गया, क्योंकि आदिवासी तो बनता 2 चीजों से है, एक कल्चर और दूसरा उस टेरिटरी में जो हजारों साल से वो रह रहा है उसकी वजह से आदिवासी बनता है। तो अगर कस्टम और कल्चर को ही समाप्त कर दिया तो 20, 30, 40, 50 सालों में आदिवासी जो है वो कोई है देश में ये क्लियर नहीं रहेगा, और उसके बाद वो टेरिटरी से उनको निकालना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यूसीसी आदिवासियों के लिए कम से कम जो है वो अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्लियर व्यू है। दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी को जब तक आप इंक्लूड नहीं करते तब तक डेमोक्रेसी जो है, जिसको कंसोलेशनल डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो नहीं बनती है। तो आप डेमोक्रेसी अगर इंडिया में रखना चाहते हो तो डाइवर्सिटी को वेलकम करना चाहिए। और ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सारे सिविल लॉज जो है वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। सिर्फ यहाँ पर जो कस्टमरी लॉज है या वेरियस जो रिलीजियस लॉज है, उसमें जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो महिलाओं के साथ भेदभाव है, उसको खत्म करने के लिए अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है, उस पर सोचा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ यूसीसी यूनिफॉर्मली एकदम ला लेना देश में वो ठीक नहीं है, और आदिवासियों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको हम लोग जो है वो अपोज करेंगे, लेकिन अपोज करने के लिए पहले आप प्रयास कीजिए कि हम पार्लियामेंट में एपीआई को भेजिए, क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे तो कैसे उस पर काम करेंगे। अगर मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे साथ 2, 4, 5, 10 लोग अगर पार्लियामेंट एपीआई से पहुंच जाते हैं तो इसको हम ज्यादा अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे। फिर मैं वहां बीजेपी गवर्नमेंट को डांस कराऊंगा पार्लियामेंट के अंदर में। सर एक मराठी में सवाल था वन हक्क से लेकर, तो लहुदास भरत जी का सवाल था, वन हक्क दावे दाखल करून सुद्धा रिझल्ट लागत नाही तर काय करावं लागेल सर याच्यासाठी? आणि ग्रामसभाला पैशाची नोटीस दिली आहे आणि ती केव्हा जाहीर होईल? नहीं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में कुछ बहुत सारा प्रोविजंस दिए गए हैं कि ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट की जाए। ग्राम सभा के रूल्स भी महाराष्ट्र के अंदर में भी है, उसको देखने की जरूरत है। फिर ग्राम सभा ने वो पट्टे जो है, जो 10 एकड़ के यानी 4 हेक्टर के, उसकी बाउंड्री आइडेंटिफाई करना चाहिए, निस्तार पत्रक को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन वो आदिवासी के परिवार है जिनके पास में वो जमीन नहीं है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको जो है प्रॉपर लिस्टिंग करके फिर ग्राम सभा करके वो रेजोल्यूशन जो है एसडीएम को और कलेक्टर को देना चाहिए। ये पहला काम तो ग्राम सभाओं को ठीक से करने की जरूरत है। और
ग्राम सभा करने के पहले भी नोटिस देना चाहिए एसडीएम और कलेक्टर को, फॉरेस्ट वालों को और रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स को, और ग्राम सभा का रेजोल्यूशन के बाद भी वो प्रस्ताव देने चाहिए बाकायदा स्टैंप और सील के साथ। ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके स्टैंप एंड सील से। ये काम पहला प्रोविजन हो जाने के बाद जब कलेक्टर को आप प्रॉपर वे में सारा चीजें आइडेंटिफिकेशन करके दोगे, उसके बाद में भी अगर कलेक्टर उसको अलॉट नहीं कर रहा है तो फिर आप उसके ऊपर में ग्राम सभा फिर कर कलेक्टर को कह सकते हैं कि भाई रीजन दीजिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं, और कलेक्टर से या फॉरेस्ट वाले से राइटिंग में जो है वो रीजन लीजिए, ओरली नहीं। उसके बाद में जो है एक स्टेट लेवल के ऊपर में कमेटी है जो अपीलेट कमेटी है, उस अपीलेट कमेटी को आप जो है वो अपील कीजिए, और उसके बाद में भी अगर मान लीजिए उसको वो अपीलेट कमेटी भी जो है वो अगर सॉल्व नहीं कर रही है और वो अगर वन अधिकार के पट्टे नहीं दे रही है तो ये डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर दैट। ये प्रोसीजर मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी है, और लिमिटेड आंदोलन वगैरह भी साथ में कर सकते हैं। सर हमारे जो एपीआई के ऑफिस बेरर्स है वेरियस स्टेट्स के, तो वेस्ट बंगाल है या राजस्थान है, तो वहां के लिए पूछ रहे कि सर इसमें हम स्टेट में कैसे काम करें, उस स्टेट में कैसे काम करें, तो एक ओवरऑल कुछ मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को? स्टेट वाइज पूछ रहे लोग। नहीं, स्टेट वाइज सब वही है, पार्लियामेंट को ध्यान में रखिए, डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखिए, सेक्टर को ध्यान में रखिए, बूथ को ध्यान में रखिए, लोगों को नीति, नेता और पार्टी को समझाइए, ज्ञान विज्ञान और मानवता की नीति को समझाइए, अनेक नियम और समाधान की बातों को समझाइए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, उनके प्रॉब्लम्स को छुड़ाने का प्रयास कीजिए। भले ही वो प्रॉब्लम्स सुलझते हैं या नहीं सुलझते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उनको सुलझाने का प्रयास कीजिए और इलेक्शंस को लड़ने की तैयारी कीजिए। लिमिटेड फंड्स को इकट्ठा कीजिए, पार्टी के लिए डोनेशन अगर है तो क्यूआर कोड में उसमें भी लोग 200, 400, 500, 1000, 2000 जो भी डालना है वो डाल सकते हैं, उसको एनकरेज कीजिए और एक अपना लीडरशिप पोजीशन लेके इलेक्शन को लड़ने की जो है वो कोशिश कीजिए। जो थोड़ी सी पार्टीज की नीति अच्छी है उनसे अलायंस के लिए जो है वो प्रयास कीजिए। ये तमाम चीजें अगर आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे सक्सेस मिल जाएगा। कोई भी स्टेट हो अगर तो कम ज्यादा इसमें सक्सेस मिल जाएगा आपको। 2-3 सवाल और कॉमन सवाल ऐसे थे कि सर आप मीडिया में दिखते नहीं है या नेशनल मीडिया आपको कवर नहीं करती है, तो उसके कारण क्या एपीआई का जो प्रेजेंस है मीडिया में दिखता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोले या प्रिंट मीडिया बोले, इसमें तो कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या सर आप उसमें आने के लिए? इस तरह से 2-3 सवाल थे लोगों। नहीं, मैंने हर जगह नेशनल मीडिया पे आना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट हमारा पॉलिटिक्स जैसे जैसे आगे जाएगा तो मीडिया लिमिटेड लेवल पे कवर करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये 3-4 स्टेट्स में चुनाव है, अगर हमारा कहीं लिमिटेड अलायंस होता है और अगर हम 20-25 लाख वोटों को अगर मान लीजिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी 5-10 सीटें जीत कर आने की संभावना है, तो मीडिया जरूर हमको कवर करेगा। हाँ, और फिर जैसे अभी हम नीति अभिवचन वगैरह डिक्लेयर करेंगे तो वी विल सी टू इट कि भाई हम स्टेट कैपिटल में जाएं, वहां नीतियों को डिक्लेयर करें, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया के साथ में जो है कम्युनिकेट करें। तो ये प्रयास भी हम अपने तरफ से करेंगे। अब उतना स्टेट का मीडिया या नेशनल मीडिया कितना कवर करता है ये तो उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो लेट अस सी, पॉलिटिक्स को थोड़ा तेज करेंगे तो, और फिर मैं जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा तब भी एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो रहेगा। तो ये तमाम इक्वेशंस में देखते कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट मीडिया या नेशनल मीडिया कवर करेगा, तो तब ज्यादा थोड़ा सा हमको हाइप मिलेगा और जल्दी पॉपुलैरिटी मिलेगी। सर अभी ये इलेक्शन को मीडिया कवर करने की बात निकली है, गठबंधन की बात निकली है, तो ये विभूति सिंह सरदार जी का सवाल था कि सर आप कोई गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं क्या या नहीं होना चाह रहे, कुछ स्टैंड लिए क्या एपीआई? इस तरह से सवाल था उनका। नहीं, एपीआई किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी, लेकिन एपीआई के साथ अगर कोई गठबंधन जो है वो अलायंस करना चाहता है तो उसके लिए हम ओपन है। और उसमें भी हमारा सबसे बड़ा प्रमुख जो है वो बात यह है कि ये जो हमारा बहुत वास्ट पॉलिसीज है उसको एक मोटी मोटी बातों को जो है वो अलायंस माने, और उन बातों को अलायंस अगर मानता है मोटी मोटी बातों को, तो फिर जो है उनके साथ में हम अलायंस कर सकते हैं। पर हम किसी अलायंस में शामिल नहीं होंगे एपीआई, पर किसी अलायंस के साथ हम जो है वो अलायंस कर सकते हैं। सर राजू मुर्मू जी झारखंड से है, उनका सवाल था सर क्या भारत के शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में पंचायती चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव क्या संविधानिक है? नहीं, अब वो संविधान में पार्ट 9 में आ गया है तो इसलिए वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। बट जहां तक शेड्यूल्ड एरियाज है, शेड्यूल्ड एरियाज में
आदिवासियों की खुद की ग्राम सभाएं थी और आदिवासी जो है वो खुद की ग्राम सभा के और कस्टमरी लॉ के हिसाब से ही डिसाइड किया करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेड्यूल्ड एरियाज में जो पंचायती राज का जो इलेक्शंस है वो उसको रिक्वायर्ड नहीं है। पर्टिकुलरली शेड्यूल्ड एरियाज में उसकी जरूरत नहीं है। नॉन शेड्यूल्ड एरियाज में ठीक है, थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज में वो इलेक्शंस और उसकी जरूरत नहीं है। आदिवासियों की ग्राम सभा को अथोराइज करना चाहिए उन चीजों में, शेड्यूल्ड एरियाज में वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, भानु प्रताप सिंह पोया जी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आदिवासियों के अलावा भारत के नागरिक आपकी नीतियों से काफी प्रभावित है। कुछ लोगों ने आपको ग्रेट लीडर बोला है, आपकी भूमिका को सराहा है या आपके नॉलेज को अच्छा मानते हैं कि कोई नहीं है। काफी लोगों के इस तरह से कमेंट आए हैं। राजू मुर्मू जी का एक और सवाल ले लेते हैं। उनका कहना है कि सर, इसरो के प्रमुख सोमनाथ जी ने दावा किया है कि वेदों से साइंस का सिद्धांत आया है। इस घटना की तरफ आप कैसे देखते हैं? नहीं, आई फील इसको जस्टिफाई करना उनको बहुत मुश्किल जाएगा। बोल देना बहुत आसान है, पर इस पर अगर मैं सोमनाथ जी को कहूं कि भाई यू राइट सम थियोरेटिकल पेपर, यू प्रूव द थियरी, यू प्रूव द मैथ्स, यू विल नॉट बी एबल टू डू सो। तो आई फील ही इज डूइंग सो ड्यू टू हिज कस्टमरी बायस, ड्यू टू हिज कल्चरल बायस टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर रिलीजन। तो अदरवाइज सोमनाथ जी, यू नो, साइंस इज नॉट प्रूवन अनलेस you are having an experiment, you are having an evidence, and unless there is a mathematical calculation for that, you know that science becomes complete, or it is acknowledged only when these three things are completed. And along with this, you see the innovative ideas and imagination is always there, but that has to conform to these three. Again, I am saying experimentation, evidence, and mathematics. So unless you prove this, no one is going to agree to this कि भाई वेद के अंदर में कहीं साइंस था या कोई भी रिलीजन के अंदर में साइंस था। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप वेदों की बात करो या कोई भी रिलीजियस बुक्स की बात करो, एंड इफ यू स्पीक अबाउट द थियरीज, द लॉज ऑफ द कॉस्मोस, द लॉज ऑफ द नेचर, तो दे डू नॉट कन्फर्म टू एनी ऑफ द लॉज। तो आई फील that we respect you for the achievement of ISRO, but that is not your singular achievement. That is the achievement of, you see, thousands and lakhs of scientists and engineers. So you are there in that position only due to your seniority in that organization. So we respect you for that, but we totally disagree to what you have said that Vedas have some ideas of science. Vedas have no ideas of science. Vedas do not know, you see, what is science and what is mathematics and what is experiment and what is evidence, what is the limit of cosmos, what is the origin of cosmos, what are the laws of the cosmos. If Vedas might have knew that, they could have been stated in Vedas, and experimentation should have taken place 3600 years before, not today, as we are doing in India and the Western world also. काफी सवाल आए। अभी पश्चिम बंगाल से हमारे सीताराम हंसाडा जी है। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग दी है सर कि 42 लोकसभा क्षेत्र है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ए और बी में वो कितनी सीट कहाँ हम कवर कर सकते हैं। ये उनका एक रिपोर्टिंग था। और बाकी जो अभी दशरथ कुमार हिनोनिया जी ने जो सवाल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का, तो हिनोनिया जी, हमने ये सवाल दूसरे तीसरे नंबर पर ही ले लिया था। काफी लोगों ने इसके पहले ही पूछ लिया था। तो ये जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप पूरा सवाल यानी पूरी वीडियो में आप देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको इसका आंसर। वैसे मैं शॉर्ट में बोल दिया है कि भाई बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव अमेंडमेंट बहुत सारे करने की जरूरत है, क्योंकि डिफेक्ट्स बहुत सारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, तो अभी जो सत्र समाप्त हुआ संसद का, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने एक के ऊपर एक बिल बिना चर्चा के, काफी महत्वपूर्ण बिल थे, बिना चर्चा के सम्मत कर लिए। तो इस सारी घटना, ये संसद की प्रणाली को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ना काम में नहीं आती है। ये बार हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखिए, आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप उठाकर देख लीजिए, इन आर्टिकल्स को। हमारे देश के अंदर में किसी भी लॉ को पास करने के लिए, संसद को काम करने के लिए केवल 10% कोरम की जरूरत है। यानी 545 में 55 लगभग जो है वो एमपीज होने चाहिए, और राज्यसभा का आप निकाल लीजिए 250 में से जो है वो 10%, 25 एमपीज। अगर ये कोरम है और उसमें से मेजॉरिटी लोग अगर वोट कर लेते तो दैट बिकम्स अ लॉ। तो जस्ट टेल मी वेदर दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी रूल है। अगर पार्लियामेंट को अगर मेजॉरिटी रूल से लॉ पास करना है तो द कोरम शुड बी 51%, एंड
अगर क्वालिफाइड मेजोरिटी रूल से अगर पास करना है तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस डिस्क्वालिफिकेशन जो भी है उस समय में, उसके जो है 66% लोगों ने जो है वो लॉ को पास करना चाहिए। तो हमारे संविधान में तो ये प्रोविजन है ही नहीं ना। तो ये जब संविधान में ही प्रोविजन नहीं है और उसका कोई दुरुपयोग करना चाहे तो उसको आप कैसे रोकोगे? तो मैं समझता हूं कि यही बात मैं कह रहा हूं कि संविधान में बहुत डिफेक्ट्स है, उसको पॉजिटिव अमेंडमेंट से जो है वो दूर करने की जरूरत है। जब तक संविधान के इन डिफेक्ट्स को आप रखोगे और फिर उम्मीद करोगे कि बीजेपी ऐसे कर रही, कल कांग्रेस ने वैसा किया, परसों कोई और भी इसको कर सकता है, तो मैं समझता हूं इसमें कोई मायने नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी का सिग्निफिकेंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी को देखना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को एक्सपांड करने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन में सही डेमोक्रेसी की मॉडल को लाने की जरूरत है जो इंडिया में नहीं है अभी प्रिवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी। सर कुछ बातें आप बहुत सालों से बोल रहे हैं कि जैसे आप मराठा आरक्षण के समय बोले थे कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये नहीं हो सकता है, तो अभी भी लेटेस्ट महाराष्ट्र के एक्स सीएम जो है अशोक राव जी चौहान, उन्होंने इसके ऊपर बात कही, तो ये आपकी बात जो है लोगों को लेट समझ में आ रही है, ऐसा समझेंगे हम लोग? नहीं, लेट समझ में क्यों, पर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा मानते कि बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, लिखने वालों में तो बहुत विद्वान थे। तो ये जो हमारी जो मिथ्स है ना माइंड में, उसके वजह से हो रहा है। भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त ये कहा गया लिखने वालों ने कि भाई रिजर्वेशन इज फॉर माइनॉरिटी ऑफ सीट्स, और फिर आर्टिकल आप 16(4) को अगर आप देख लेंगे तो उसमें भी कहीं ऐसा कोई स्पेशल नहीं लिखा हुआ है कि भाई 50% एक्सीड होना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब इंदिरा स्वामी का केस हुआ, या आखिरी जो अभी मराठा आरक्षण का भी केस हुआ, बीच में नागराज का भी जी केस हुआ, 9-10 जो लीडिंग केसेस है रिजर्वेशन के ऊपर में इंदिरा स्वामी से लेकर, तो उसमें सारे समय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 16(4) को और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को, उस डिबेट को कोट किया जहां पर जो है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ने कहा कि भाई ये तो रिजर्वेशन इज फॉर माइनॉरिटी ऑफ सीट्स, यानी 50% से कम सीटों के लिए आरक्षण है। तो जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 50% से ज्यादा का प्रोविजन नहीं है और ओबीसी की अकेले की आबादी लगभग 45% से ज्यादा है और SC ST की 25.5% से ज्यादा है, तो मान लीजिए अगर आप 76% अगर और EWS उसमें 8-10% जुड़ गया अभी, तो फिर रिजर्वेशन का 50% से ज्यादा कहां होगा? तो इसलिए ये तो बहुत सिंपल कॉमन सेंस है कि इट रिक्वायर्स अ पॉजिटिव अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने 2016 में जब मराठा आरक्षण जेव्हा होत होता आणि मूक मोर्चे निघायचे तेव्हाच मी म्हणालो होतो की भाई इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू दीज मोर्चास। अच्छी बात है, द फिलिंग इज व्हेरी गुड। मराठा जे लोक होते आणखी बाकी तत्सम पण ज्या कम्युनिटीज आहेत त्यांच्या ज्या संवेदना आहेत, त्यांचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याला मला कळत होतं आणि आय एम विथ देम फॉर ऑल दिस यू सी डिस्क्रिमिनेशन अँड डिप्रिवेशन ज्या त्यांच्या प्रॉब्लेम्स होत आहेत, पण जोपर्यंत संविधान अमेंड होत नाही तोपर्यंत हे संभव नाही। आणि संविधान अमेंडमेंट व्हायला पाहिजे आणि 50%चा जो सीलिंग आहे तो त्याला समोर न्यायला पाहिजे। बोलणारा मी पहिला नेताच नव्हे, मी 2 बिल्स बनवून दिलेत ह्याकरता संसदेला आणि त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन ऑलरेडी केलेलं आहे मी, आणि आय एम द फर्स्ट लीडर टू डू दिस इन इंडिया। जसा इलेक्ट्रोल सिस्टमवर, ह्युमन राईट्सवर, आदिवासींच्या इंडिजिनस राईट्सवर हे जे हिस्टॉरिकल बिल्स मी बनवले, आय एम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया सिन्स 1949 हू एव्हर थॉट अबाउट ऑल दिस थिंग्स अँड आय हॅव ऑल्सो प्रेझेंटेड द बिल्स टू द पार्लमेंट। बिलकुल खरं आहे, घटना दुरुस्तीची आवश्यकता आहे। 50% पेक्षा जास्त आरक्षण आणण्याचा प्रोव्हिजन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये करणं आवश्यक आहे आणि ओबीसीला आणि मराठासारख्या तत्सम कम्युनिटीजला रिझर्वेशन इन प्रमोशन 16(4) मध्ये SC ST बरोबर ते सुद्धा ऍड करण्याची आवश्यकता आहे। मला आनंद आहे की अशोकराव चव्हाण यांना जे आहे उशिरा का नसो पण माझी गोष्ट कळलेली आहे, पण काँग्रेस जेव्हा होती तेव्हा त्यांनी ही गोष्ट नाही कळली। आजही काँग्रेसचे एमपीज आहे पण ते बिल मूव्ह करू शकत नाही। हा जो त्यांचा पेच आहे मला कळत नाही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा, ह्या पेच त्यांनी सोडवावा पहिले। म्हणजे तुमचे एमपीज आहेत, तुम्ही बिल आणू शकत नाही का? असे करता तुम्ही? म्हणजे तुमचे एवढे एमपीज तुमचे संसदेमध्ये आहेत एनसीपी आणि काँग्रेसचे, आणि तुम्ही एक साधा बिल नाही आणू शकत? राहुल गांधी एवढे घोषणाबाजी करत फिरतात, तुम्ही एक बिल का नाही आणू शकत? मग बिल आणा, त्याला डिफीट होऊ द्या ना, बीजेपीला वोट करू द्या ना त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये, आणि बोला मग पूर्ण देशामध्ये की ओबीसी आणि मराठा लोकांच्या विरुद्ध आहे बीजेपी। तर मला वाटते की ही लाईन ऑफ ऍक्शन जास्त करेक्ट आहे। फक्त बोलून चालणार नाही, बिल आणा। तुम्हाला जर जमत नसेल तर मी ऑलरेडी ड्राफ्ट केले, मी माझं नाव हटवून तुमचं नाव देतो कोणत्याही एमपीला, त्याला तुम्ही मूव्ह करा। किंवा 24 मध्ये जे आहे मी संसदेमध्ये येत आहे, मला कॉपरेट करा एपीआयला, मला येऊ द्या संसदेमध्ये,
तुमचे जे आहे अर्ध्यापेक्षा जास्त प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करतो. तर ह्या गोष्टीकडे अशोकराव चव्हाणांनी, बाकी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आणि एनसीपीच्या नेत्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे. नाहीतर फक्त हे शरद पवार आणि अजित पवारांची जी ही एक नुरा कुस्ती आहे, डावपेच आहेत, गुंवा गुंवी आहे, याच्याने काही मराठ्यांचा आणि ओबीसीचा उद्धार होणार नाही. अगर किसी का कुछ महत्वपूर्ण सवाल है और छूट गया हो तो वापस कमेंट में टाइप करें, क्योंकि वो क्या सवाल ऊपर ऊपर आगे चले जाने से फिर वो दिखते नहीं है. काफी लोग पूछ रहे, फास्ट बहुत है. खुशी की बात है, बहुत सैकड़ों लोग जुड़ गए तो सवाल भी बहुत फास्ट जा रहे हैं, तो मिस भी हो रहे हैं. पर ये खुशी की बात है कि आप इतने सारे लोग जुड़ गए. शेयर करते रहिए. तो सर, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त को उसकी चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको बदलने के लिए बिल बीजेपी सरकार लाने जा रही है. तो इसमें जो चुनावी व्यवस्था और चुनाव में जो निष्पक्षता का जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी, तो उसका कैसा वायलेशन हो सकता है इसमें? अगेन डिफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर मैं कहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेक्ट है. 1949 से बनते वक्त ही प्रेसिडेंट वे शैल अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट है, यानी गवर्नमेंट जिसका नाम अप्रूव कर देगी प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देंगे. तो पहले से हमारे संविधान में डिफेक्ट है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हो उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी प्रेसिडेंट को. अब मोदी गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई एक कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, और सीजेआई को उसको हटा दिया, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा. तो मैं समझता हूं फिर डिफेक्टिव मॉडल जो ला रही है, क्योंकि क्रिटिसिज्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि आप क्या मेथड से करना चाहते हो, इसलिए वो ला रही है. मेरा क्लियर व्यू है, और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी डिबेट्स हुए थे, उस समय भी गलती की है. अभी फिर मैं बता रहा हूं, दो मेथड है. सबसे अच्छी मेथड है डायरेक्टली वोटिंग किया जाए लोकसभा और राज्यसभा में, क्योंकि डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल है, वो कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अकाउंटेबल नहीं है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं है. जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी को, लोगों को डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होगा, तो वो डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता, वो इंपार्शियल हो ही नहीं सकता. तो डायरेक्ट नाम की लिस्ट लाई जाए, 1 2 3, 3 लोगों की कमिटीज, एक स्क्रूटिनी कमेटी हो, जो स्क्रूटिनी कमेटी जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर हो, एक कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई दिक्कत नहीं है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो एक न्यूट्रल एजेंसी है जुडिशरी के, 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. और लोकसभा के केवल लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, राज्यसभा के भी लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए. और लीडर ऑफ अपोजिशन की डेफिनेशन में क्वालिफाई नहीं होती, तो लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर है हाउस का, वो उसमें होना चाहिए. यानी लोकसभा राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन या लार्जेस्ट पार्टी के लीडर्स प्लस 1 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 प्राइम मिनिस्टर, 1 सीजीआई, 5 लोगों की कमेटी, और स्क्रीनिंग कर ले. उसके बाद 1 2 3 जो भी लिस्ट होती है उसको ला ले. प्रेफरेंशियल वोटिंग पार्लियामेंट में हो, प्रेफरेंशियल वोटिंग होगी तो प्रेफरेंस वोट जिसको सबसे ज्यादा मिलेगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और साथ में प्रेफरेंस लिस्ट बाकी इलेक्शन कमिश्नर की भी मूव की जा सकती है. तो मैं समझता हूं दिस इज द बेस्ट वे. और ये तरीके से अगर किया जाए तब जाके जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है और चुनाव आयोग जो है डायरेक्टली लोगों को अकाउंटेबल होगा, केवल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं होगा. तब जाके सही डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होगा. ये मेरा क्लियर जो है वो सोल्यूशन है. ये गलती 1948-49 में भी संविधान बनाते वक्त नहीं प्रेसिडेंट को करने दो करके बोल दिया. तो मैं समझता हूं कि ये गलती आप बार बार नहीं करनी चाहिए. बहुत गलतियां पहले भी हो चुकी है, अभी इसको सुधारने का समय आ गया. ओके सर, अभी चुनाव आयुक्त की बात निकली, चुनावी व्यवस्था की बात निकली, तो बहुत सारे सवाल आए ईवीएम को लेकर. तो ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर आप हमारे दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे, क्योंकि मल्टीपल सवाल है उसको लेकर? नहीं, सवाल किस तरह के है थोड़ा सा आप यानी मोटे मोटे तौर पे क्या सवाल है ईवीएम को लेकर? अभी जैसे सर ईवीएम रहती है, निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं, ऐसे में एपीआई कैसे चुनाव जीत सकती है, सुझाव दीजिए. या ईवीएम रहती है, कोई पार्टी नहीं जीत सकती, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है. मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ से अगर आप चंद्रयान भेज रहे तो वहां कंट्रोल होता है, तो ईवीएम क्यों नहीं कंट्रोल हो सकती? इस तरह के काफी सवाल थे सर हमारे दर्शकों के. नहीं, ये जो अभी बोल रहे हैं वो बात काफी हद तक सही है. 90% ये बात सही है. ईवीएम जो है, देखिए बड़ा अभी ये भी बात एक बहुत मुझे बोलते बड़ा दुख हो रहा है कि जब ईवीएम आया, कांग्रेस ने ईवीएम को लाया और कांग्रेस ने राजीव गांधी के पीरियड में ईवीएम को लाया, उसका मिसयूज आज बीजेपी कर रही है. ठीक है, अब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसकी इतने सारे एमपीज हैं. अभी खरगे जी प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, और सीनियर मोस्ट जो है वो एमपी भी है लोकसभा के अंदर में, शायद अभी राज्यसभा में इलेक्शन ही हुआ.
लेकिन वो लोग इसको ईवीएम को रिमूव करने के लिए एक बिल भी जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जबकि उनका उदयपुर कन्वेंशन में भी कांग्रेस ने कहा था कि नहीं, हम ईवीएम नहीं बैलेट से चुनाव के लिए करेंगे। बट व्हाई यू आर नॉट मूविंग अ सिंपल अमेंडमेंट बिल टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स टू रिमूव द ईवीएम फ्रॉम द इलेक्शन लॉज। ये इलेक्शन लॉ का बुक मेरे पास में बैठा हुआ है। ये इलेक्शन लॉ का इतना बड़ा बुक है। मैंने इलेक्ट्रल सिस्टम को बदलने के लिए 10 बिल्स दिए, तो इसलिए ये चीजों को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। देखिए, आप महत्वपूर्ण बात यह है, आप जो कह रहे हैं ईवीएम को बिल्कुल टैंपर किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? रादर मैं ये कहूंगा कि ईवीएम बनाने का, ईवीएम किसी लॉ के अंदर ही नहीं बन रही है, पर चुनाव ईवीएम के ऊपर हो रहा है। देखिए, रेनेसेंस जापान एंड माइक्रोचिप यूएसए, माइक्रोचिप यूएसए इसका प्रोसेसर चिप बनाता है, जो उसका मेन चिप है, उस पर कोड लिखता है यूएसए की कंपनी माइक्रोचिप, फिर देता है उसको रेनेसेंस जापान को। रेनेसेंस जापान जो है वो सेंट्रल सीपीयू जिसको बोला जाता है, जहां पर वोट स्टोर होते हैं, उसको जो है वहां पर जो है वो बनाता है। और ये चिप जो है वो सीपीयू में लगती है, वो जापान के अंदर में कोड, उसका सोर्स कोड लिखती है अमेरिका की कंपनी, जापान की कंपनी सीपीयू बनाती है, और वो जाके भारत की 2 कंपनियों को देती है, भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हैदराबाद का जो दूसरा कंपनी है, तो उसको देती है। अब मजे की बात देखिए, ये दोनों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ये दोनों गवर्नमेंट के अंडर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है। बेल और जो दूसरी हैदराबाद की कंपनी है, वो दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। सो दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन दिस चिप इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, सीपीयू इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड अब्रॉड, सो इट इज नॉट अंडर द कंपनीज लॉ ऑफ इंडिया। आप देखिए, ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ईवीएम आती है, ना कंपनीज लॉ के तहत ईवीएम आती है। ईवीएम की चिप और सीपीयू बन रही है अमेरिका और जापान में, वो हमारी 2 पीएसयूज को दे रही है। तो ईवीएम इज नॉट अंडर एनी लॉ ऑफ इंडिया, बट स्टिल द इलेक्शंस आर बीइंग कंडक्टेड ऑन द ईवीएम्स। और इस पर तो बहुत रिसर्च हो गया है कि इसके सोर्स कोड को चेंज किया जा सकता है, डुप्लीकेट चिप लगाई जा सकती है, डुप्लीकेट सीपीयू लगाया जा सकता है, और कई अलग अलग मेथड से इसकी हैकिंग हो सकती है, इसकी टैंपरिंग हो सकती है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ईवीएम रहते हुए मैं समझता हूं कि सही कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है देश के अंदर में चुनाव को फेयर वे में कराना, फेयर वे में जीतना। और इसलिए मोदी गवर्नमेंट, आप देखिए, यूएस के साथ में दौरा करके, यूएस में ज्यादा जो है वो इनके लोग भी है 40,000 भारतीयों में, तो वहां ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है तमाम चीजों को। दैट इज द वन प्रॉब्लम। बट इसको अपार्ट फ्रॉम दैट हमको इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट करना ही पड़ेगा, और अच्छे लीडर्स को अगर अच्छे लोग सपोर्ट करें तो एक कम से कम इलेक्शन जीतने की संभावना बनती है। क्योंकि 5-10% अगर वोट टैंपर भी हो जाए और अगर हम ज्यादा क्लियर वोट ले, तो एकदम डायरेक्टली भी किसी को हराना जिताना इतना आसान नहीं है ईवीएम रहने के बावजूद। तो अच्छे लीडर्स को, अच्छे पार्टीज को जनता ने सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ऑलरेडी ओपनली बोला है कि भाई, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ये बिल को संसद में मूव करना चाहते हैं, सिंपल, ऑलरेडी आपका बैलेट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड रूल 61 में, आपको सिर्फ ईवीएम को हटाना है। तो अगर कोई भी एमपी इस बिल को टेबल करना चाहता है तो मैं वो कर सकता है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बिल बना के देता हूं, मेरे लिए 15 दिन का केवल काम है। और कोई भी एमपी को जो है आप तैयार कर लीजिए, मैं उनके नाम से बिल बनाकर दे दूंगा, ताकि डेमोक्रेसी जो है वो इंप्रूव हो सके। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको करने के लिए कांग्रेस सीरियस नहीं है। बाकी जो पार्टीज, जेडीयू जैसी या आरजेडी जैसी या एसपी जैसी जो पार्टीज है, या जेएमएम जैसी पार्टीज है, या डीएमके जैसी पार्टीज है, ये लोगों को भी ये चीजें करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि मेरे जैसे एमपी जो है वो पार्लियामेंट में जाए, तो ये चीज जल्दी सॉल्व होगी। और मैं आपसे कह रहा हूं, केवल ईवीएम एक इश्यू नहीं है, हमारे देश की पूरा चुनावी व्यवस्था डिफेक्टिव है। जो एक वोट से जीत के जाने का जो ये रूल है, 50%, 51% का भी रूल नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये चुनाव तंत्र है। अमीर और गरीब में, लोकतंत्र में चुनाव नहीं हो सकता। अंबानी और आदिवासी में इक्वल चुनाव नहीं हो सकता। जब तक आप कंपनीज को, पार्टीज को डोनेट करने का लॉ रखेंगे, और जब तक आप पार्टियों पर सीलिंग नहीं लगाएंगे एक्सपेंडिचर पर, तो गरीब इंसान फॉर्म तो भर सकता है पर चुनाव नहीं इलेक्ट होकर जा सकता। तो इसलिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो डिस्ट्रिक्ट में ही मेजोरिटेरियन नहीं है, स्टेट लेवल पर भी जो है वो मेजोरिटेरियन है। इस एफपीटीपी का जो सिस्टम है, जो दुनिया में
यूज नहीं करती है वो लाने की जरूरत है, वो हमको करना चाहिए। पीआर सिस्टम को लाने की जरूरत है, पब्लिक फंडिंग को लाने की जरूरत है, मीडिया रेगुलेशन को लाने की जरूरत है, और साथ में जो है वो ईवीएम को हटाने की भी जरूरत है। तो ये तमाम इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं 10 बिल ऑलरेडी दे चुका हूं। ईवीएम का बिल मैं एडिशनली बना सकता हूं। अभी मेरे 10 बिल में सिर्फ मैंने पेपर ट्रेल काउंटिंग का उसमें दिया था, बट नाउ इफ इट इज रिक्वायर्ड मैं बिल्कुल बनाकर दे सकता हूं। 15-20 दिन में वो बिल बन जाएगा, टाइपिंग 10-15 दिन में होगी, 1 महीने का काम है, दैट कैन बी डन। ओके सर, हमारे युवा साथी है मुकेश गावंडे जी, उनका कहना सर, हेलो सर, अलायंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज इंडिया, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? नहीं, अभी वो इंडिया गठबंधन बना है, वो लोग वो पार्टीज आई है, तो वो देखेंगे उसमें अभी उनका नीति क्या है, कैसा है, वो देखेंगे। और उसके बाद में अगर हमसे कोई बातचीत करता है तो हम उसमें ज्वाइन तो नहीं होंगे, लेकिन उनके गठबंधन के साथ में अलायंस हो सकता है एपीआई का, लेकिन नीति को पहले देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी देखिए वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो इंडिया अलायंस में है और वो खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो वो काफी बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। शरद पवार किधर जाएंगे ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अजित पवार बीजेपी में गए, वो भी पीछे पीछे जाएंगे, ऐसी न्यूज है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन दैट। तो पहले वो आपसी कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा एक नीति तो क्लियर हो कि वो करना क्या चाहते हैं देश के अंदर में। एपीआई का नीति तो क्लियर है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो उसके बाद में अगर कोई हमसे डायलॉग करना चाहे अलायंस के लिए तो हम कर सकते हैं, पर हम उसमें शामिल नहीं होते। देवनाथ मुंडा जी का सवाल था कि सरकारी अस्पताल जो है या सरकारी स्कूल है और जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल या अस्पताल है, तो उसमें क्या गरीब लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, तो एपीआई इसको लेकर कुछ सोच रही है क्या? नहीं, सब लिखा है, सब बताया है यार। केवल स्कूल और हॉस्पिटल का ये नहीं है, पूरी पॉलिसी सब चीजें ठीक करना होगा देश में, पर उसके लिए गवर्नमेंट लगेगी ना, जीतना पड़ेगा ना पहले तो इलेक्शन जीतने की तैयारी करो आप, ये सब चीजें ठीक हो सकती है। ओके, प्रताप सिंह बनराज जी, आपने पेशा या झारखंड के पेशा को लेकर काफी सवाल किया है, जिला स्वायत्त परिषद को लेकर सवाल किया, तो शायद इसका जवाब सर ने पहले ही डिटेल में दिया है। काफी लोगों ने पूछा था पेशा को लेकर या ट्राइबल राइट्स को लेकर पूछा था। सर, अगर और बड़े लेवल पे बात करें तो जैसे बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस की बात की थी और हाईकोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है ओबीसी सेंसस से दूर भाग रही है, उसके ऊपर कुछ बात नहीं करना चाह रही है। तो ये क्या मोदी गवर्नमेंट के मन में ओबीसी सेंसस को लेकर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार किया, उस पर हाई कोर्ट ने उसको ये किया, ओके किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया। देखिए, ये तो बड़ी बेसिक है। अगर आप कोई भी आप कैटेगरी, ओबीसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी, आर्टिकल जो है वो 16(4) है, 16 अभी 6 है, या आपकी मान लीजिए 340 है, या फिर ओबीसी कमीशन है 338 आई फील बी है। तो ये सारी तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपने उनको रिकॉग्निशन दिया हुआ है। फिर 366 आई फील 26 जो है सब क्लॉज, उसके अंदर में भी प्रोविजन है। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी है तो वो कम्युनिटी का अगर आप डेटा इकट्ठा नहीं करेंगे तो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही उनके क्लियर नहीं होंगे, तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे? तो मेरा ये क्लियर मानना है कि ओबीसी के सेंसस होना चाहिए और वो नेशनल लेवल पर होना चाहिए, और बीजेपी गवर्नमेंट को उसे करना चाहिए। अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो बात क्लियर है कि वो ओबीसी का डेवलपमेंट नहीं चाहती, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं चाहती है, केवल ओबीसी का वोट चाहती है, लेकिन ओबीसी का डेवलपमेंट नहीं चाहती। और इस पर मैं पार्लियामेंट को पिटीशन किया था 2019 में। तो होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह जी जिसके मिनिस्टर है, उन्होंने 14 पॉइंट के रीजन दे दिए कि भाई हम क्यों नहीं करना चाहते। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट उनको क्लियर किया कि भाई ये कारणों की वजह से आपको करना पड़ेगा, और आपके जो रीजन है वो जस्टिफाइड नहीं है अंडर ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड पॉलिसीज ऑल्सो। पर उसके बावजूद बीजेपी नहीं करना चाह रही, इसका मतलब बीजेपी ओबीसी का डेवलपमेंट नहीं चाहती, विकास नहीं चाहती है, केवल उनका वोट लेकर उनको उलझाए रखना चाहती है। कुछ साथियों के सवाल रिपीट हो रहे हैं या उनके पहले किसी और ने पूछ लिया है, या फिर बहुत सवाल ऐसे हैं कि उसके जवाब ऑलरेडी किसी क्वेश्चन के साथ में मर चुके, ऑलरेडी सर दे चुके हैं। तो ऐसे साथियों के सवाल हम मतलब रिपीटेशन ना हो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, उनको बुरा मत लीजिएगा कि आप बार बार सवाल पूछ रहे हो और मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं सवालों को देख रहा हूँ कि या पहले कभी रिपीट हो चुका है या कोई किसी सवाल के साथ में उसका आंसर ऑलरेडी दिया जा चुका है क्या, इस तरह के सवाल मैं नहीं ले रहा था।
सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अभी एक बिल आया था डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट का लेकर, तो इसका क्या नागरिकों के उसके राइट्स होने चाहिए, डिजिटल राइट्स होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या प्रोविजन होना चाहिए, आप क्या सुझाव देंगे? ये तो बड़ा लेटेस्ट डेवलपमेंट है वर्ल्ड में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ था, लेकिन अभी ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरफेस हर जगह है। इंटरनेट है ना, आपका डेटा है, फिर उसके बाद में आप स्पेस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप प्लेन में जा रहे हैं, है ना, इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो सब जगह आपका जुड़ा हुआ है, बायोमेट्रिक्स है, आधार है। तो डिजिटल राइट्स या उससे ज़्यादा स्पेसिफिक होगा टेक्नोलॉजिकल राइट्स, क्योंकि पहले जो है एलिमेंट्री नेचुरल राइट्स थे, फिर फंडामेंटल राइट्स है, फिर ह्यूमन राइट्स है। तो ह्यूमन राइट्स में इस बात को माना गया है कि टेक्नोलॉजिकल राइट्स भी होना चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल राइट्स के साथ दे शुड ऑल्सो भी टेक्नोलॉजिकल जस्टिस। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा पुराना है, उसमें ये चीज़ें होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, दुनिया की कोई भी संविधान में ये नहीं था, ये तो अभी लेटेस्ट 21st सेंचुरी का डेवलपमेंट है। तो टेक्नोलॉजिकल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की जरूरत है, और फिर उसके आधार पर लॉज बनाने की जरूरत है। मैंने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंडमेंट किया है ह्यूमन राइट्स के बिल लाते वक्त, उस समय उसमें टेक्नोलॉजिकल राइट्स की भी बात की है। ऑफकोर्स उसको और एग्जॉस्टिव करने की जरूरत है। सर इसको करने की जरूरत है। अभी सर एक काफी लेटेस्ट बार बार कुछ घटनाएं इंडिया में घट रही है, जैसे अभी अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कुछ सैंपल सर्वे करके एक रिसर्च किया है कि चुनाव के वक्त मुस्लिम और दलित का लोगों का नाम हटा दिया गया चुनाव व्यवस्था, उससे डायरेक्ट बीजेपी को फायदा हुआ। एक ट्यूशन क्लासेस में एक प्रोफेसर ने कह दिया कि पढ़े लिखों को ही वोट देना चाहिए, अनपढ़ को नहीं देना चाहिए, उनको हटाया गया, उस प्रोफेसर को हटाया गया। या कुछ एक विशेष समुदाय को लेकर काफी एजेंडा सेट किया जाता है, नफरत की भावनाएं, जो इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस की तरफ से, इस सारी घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वोटर लिस्ट से तो मेरा ही मानना है कि एक भी सिटीजन का नाम नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी सिटीजन का नाम नहीं है तो फिर वोटिंग राइट जो है, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, अगर वो नहीं है तो डेमोक्रेसी होती ही नहीं है। तो अगर कहीं पर ये सर्वे के हिसाब से, अगर मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ है, या मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है, या और भी कोई कम्युनिटीज़ है, उनका अगर एक्सक्लूड सिस्टमेटिक ढंग से हुआ है, तो इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। और ये जो है, देखिए, और एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि भाई आप बूथ कैप्चरिंग करते हो तो आपको बूथ कैप्चरिंग के लिए ऑफेंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रूल 61 में। लेकिन आप ईवीएम को टैंपर करते हो तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द लॉ। मैं पार्लियामेंट को ये दिखा रहा हूं, आपने ये लॉज बनाए, इलेक्शन लॉज बनाए हैं। अंडर दिस लॉ, इफ यू हैक द ईवीएम और इफ यू टैंपर द ईवीएम, दैट इज नॉट एन इलेक्टोरल ऑफेंस। पॉइंट नंबर 1, if the election commission of India or its officers, CO और बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स है इलेक्शन कमीशन के, अगर वो मैनिपुलेशन करते हैं वोटर लिस्ट में, तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द इलेक्टोरल लॉ। हाँ, आप अगर इलेक्शन लिस्ट को फाड़ते हो तो ऑफेंस है, लेकिन अगर ऑफिसर्स अगर मैनिपुलेशन करते तो इट इज नॉट एन ऑफेंस। तो वाई द MPs who are going in the parliament and doing all this drama cannot think about such simple things कि भाई इसके लिए ऑफेंस बना दिया जाए, और कोई भी ऑफिसर हो अगर वो एक्सक्लूजन कर रहा है तो उसको जो है वो पनिशमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। चाहे पिक्यूनरी कर दो, उसके ऊपर में 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख का फाइन कर दो, या सर्विस के अंदर में उसको एक जो डिसिप्लिनरी एक्शन होती है वो कर दो। अगर सीरियस ऑफेंस है तो कम से कम उसको जो है वो 2 साल की सजा का प्रोविजन कर दो। तो मैं समझता हूँ ये चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी, और ये प्रोविजन लॉ में करने की जरूरत है। और जो लोग हैं और कम्युनिटीज है उनको भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, समय समय पर इलेक्शन लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए फॉर्म से, सिंपल फॉर्म्स को भरना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन भी इंक्लूजन होता है, तो उसको स्वयं लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि डेमोक्रेसी में सिटीजनशिप जो है, सिटीजन्स अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नागरिक जागरूक नहीं है, नागरिक को अगर ये बातें नहीं समझती है, तो मैनिपुलेशन करने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। बट अगेन, इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ, ये चीजें रोकना मुश्किल जाएगा। ओके सर, एक और सवाल था विजय बौद्ध जी का, व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल लॉ? No, human rights international law itself is an international law. You see, international law is of different types. Laws of seas, laws of space. These are also international laws.
But human rights is also a type of an international law. International law becomes when all the countries of the United Nations discuss the draft and vote upon that. Then it becomes a international law. So accordingly, you see the various 60 covenants and conventions, the optional protocols have been, you see, voted by the various member committees or countries of the United Nations. And it has taken the form of a human rights international law. But international law is not only confined to human rights. There are other forms of international laws also, just like laws of seas and laws of space. ओके सर, अभी लॉ की बात चल रही है तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी है, कभी कहते हैं कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अभी रिसेंटली ग्रीस जाके आए और उसमें कह दिया कि आपके पास भी डेमोक्रेसी थी, हमारे पास भी डेमोक्रेसी थी। इस तरह की वो बातें करके आ रहे हैं, तो आप कैसे उनसे डील कर रहे हैं इस बात को? ऐसा है ना, आपको मालूम है एग्जामिनेशन हॉल में जब चीटिंग होती है तो चीटिंग में कैसा होता है, पीछे का लड़का बताता है ABCD, B को मार्क कर दो, C को मार्क कर दो, D को मार्क कर दो। उस तरह प्रधानमंत्री को जो भी पीछे से ट्यूटर करता है ना, उनके जो भी एडवाइजर्स हैं वो जाकर बोल देते हैं ये आदमी की पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, स्टडी तो किया नहीं है। पहली बात मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो आप बोल रहे हैं, तो हमारे देश में हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत बड़ा रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हड़प्पा सिविलाइजेशन से हो चुका है, और अब तो उसके पहले भी आदिवासियों का जो सिविलाइजेशन है 50,000 साल का, उसके भी रिसर्चेस हो चुके हैं। आदिवासियों के समाज में तो लोकतंत्र के आंशिक तंत्र थे, आंशिक जो है वो भाव था, पर वो लिमिटेड था आदिवासियों के ग्रुप्स तक के जो है वो। अब आप कहां से कह रहे कि भाई इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी? कहां डेमोक्रेसी मिली, जरा आप मुझे बताइए। तो आप वेद के अंदर में अगर जो सभाष की अगर आप उदाहरण देंगे तो वो आर्यन कम्युनिटी के लोगों के लिए था क्या? वो देश के सभी लोगों के लिए था उस समय में, जिसको दस्या दस्यु कहा जाता था? या आदिवासी तो जंगलों और पहाड़ों में थे, वो तो उसमें थे ही नहीं, केवल आर्यन कम्युनिटी के लोग वो सभा में बैठते थे। पॉइंट नंबर 1। फिर आप एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि 6 BC में जो है, यानी आज से 2500 साल पहले, 2600 साल पहले, जो वैशाली है जो वज्जीज लोगों का है, या कपिल वस्तु जिसमें शाक्य लोगों का, कोलीज लोगों का है, या जो 16 जो है वो जनपदों का उल्लेख आता है, वो जो है वो गणतंत्र थे। ऐसा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इंडियन हिस्ट्री के अंदर में, बट उस पर अभी कितना रिसर्च हुआ है आप मुझे बताइए। क्या ये रिपब्लिक्स थे? डेमोक्रेसी तो बहुत दूर की बात है। अगर वो रिपब्लिक्स थे तो केवल क्षत्रियों के वो काउंसिल्स क्यों थे? उसमें जो शूद्र है और दास्य जो लोग हैं, महिलाएं लोग जो है, स्लेव्स जो लोग हैं, वो एक्सक्लूडेड क्यों थे? पॉइंट नंबर 1। इवन में वैशाली का, वज्जीस लोगों का और शाक्यों का और कोलीस का जो है, कपिल वस्तु और उसके आसपास के जो है, वो भी मैं जो ईस्टर्न यूपी एंड बिहार के जो रिपब्लिकन स्टेट्स का एक मिसनॉमर है वो ये कहा गया। और फिर क्यों एक ही क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग जो है उनमें प्रिंस से राजा ट्रांसफर हुआ करते थे, बाकी शूद्रों का, दासों का और महिलाओं का कहां उसमें स्थान था? तो आप जो है अगर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे तो उनको आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, उनको रिपब्लिक्स नहीं कह सकते, उनको ओलिगार्चीज कहा जाता है। यानी उनको लोकतंत्र नहीं, गणतंत्र नहीं, उनको वंशतंत्र कहा जाता है। मैं वैशाली की, वज्जीज और लिच्छवीस की भी जनपदों की बात कर रहा हूं, शाक्यों की और कोलीस के भी जनपदों की मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए जो है, और ग्रीक के अंदर में भी एथेंस में जो डेमोक्रेसी थी, जो वैशाली के लगभग जो है ओरिजिनेशन जिसका है, और बाद में एथेंस में जो है वो वहां पर पोलिस थी, यानी सिटीज के अंदर में जो छोटी मिनी पार्लियामेंट्स बोली जाती, पर वहां पर भी जो है वो स्लेव्स लोग एक्सक्लूडेड थे, महिला लोग उसमें एक्सक्लूडेड थे, लेकिन वहां एक पार्लियामेंट्री मॉडल था, रूल्स थे, वोटिंग थी, सारे वहां पर पॉलिस में ग्रीक लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। तो हम उनको एकदम रिपब्लिक्स या डेमोक्रेसी कह देना पूरे फॉर्म में, मैं समझता हूं ऐसा ही नहीं। डेमोक्रेसी में किसी का एक्सक्लूजन नहीं होता, सारे लोगों का इंक्लूजन होता है, इक्वल राइट्स के आधार पर इंक्लूजन होता है। हर जैसे अभी डेमोक्रेसीज में वर्ल्ड में, चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई भी रिलीजन का हो, रिलीजन को नहीं मानने वाला हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो उसको अधिकार है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो, वोट करे और चुनकर जाए। उसके मूलभूत अधिकार है, उसके मानव अधिकार है। ये डेमोक्रेसी का मॉडल होता है। तो कहाँ लिच्छवीस का और वज्जीस का और शाक्यों का और कोलिस का जो है वो जनपद में ये सब प्रोविजंस थे? तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आप जरूरत से ज्यादा बोल देते, ऐसे दिखाते, आपको बहुत मालूम है, लेकिन नकलची विद्यार्थी एग्जाम में कभी पास नहीं होता मेरिट के अंदर में।
क्योंकि पीछे वाला जो उसको प्रॉम्प्ट करता है ना, वो भी क्लियर नहीं होता है कि इसका आंसर ए है या बी है या सी या डी है। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए, या अभी आपकी उम्र भी हो रही है, 73-74 साल आपकी उम्र हो रही है, तो अभी पढ़ने का भी समय नहीं रहा। अगर आप पढ़ने जाएंगे तो 10 साल लगेगा, तब आप पीएम नहीं रहेंगे। तो कम से कम एक काम कीजिए कि मन की बात और विदेशों में जाके या इंडिया में जरा जो इस तरह के आप उजुल फुजुल के भाषण देते हैं, इसको थोड़ा बंद कर दीजिए, तो लोगों को अच्छा लगेगा। चलो प्राइम मिनिस्टर पर रीजनेबल है, जितना मालूम है उतना ही बोलते हैं। कम से कम अपनी हंसी मत उड़ाइए। और देश के अंदर में नॉलेज वाले बहुत लोग हैं और आपकी हंसी उड़ाने वाले भी बहुत लोग हैं। कम से कम हमारे जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी है जो पब्लिक को बोलेंगे तो जनता आप पर हंसेगी। तो ऐसा काम ना करे तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा। लगता है 2024 का इलेक्शन काफी हॉट होने वाला है, काफी क्लास लगाने वाले हैं आप बीजेपी और मोदी जी की। सर, हम अपने लाइव प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में हैं। कुछ अच्छे सवाल आएंगे तो हम जरूर उसको कंटिन्यू में लेंगे। प्लीज। एक सुमेर राज्य का सवाल था सर, सरना कोड आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए, अगर मिलना चाहिए तो किस तरह से मिलाया जा सकता है, इस तरह का उनका एक सवाल था। आदिवासियों के का सेपरेट कोड होना चाहिए, वो सेपरेट कोड फॉर द आदिवासी शुड बी देयर इन द सेंसस, ये मेरा स्पष्ट व्यू है। और वो करने के लिए अभी भी एक सेंसस में किया जा सकता है, गवर्नमेंट उसको कर सकती है, बट ज्यादा अच्छा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो। और ये सारा जो 6 मेजर रिलीजन्स है इंडिया के, उसके अलावा तो हमारे देश के अंदर में बाकी रिलीजन्स का रिकॉग्निशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो लोग मान लीजिए प्रकृति को मानते हैं तो वो कल्चर को तो रिकॉग्निशन ही नहीं है संविधान में। और फिर जो लोग धर्म को नहीं मानते उसका भी रिकॉग्निशन संविधान में नहीं है। मैं आर्टिकल 25 to 30 की बात कर रहा हूं फंडामेंटल राइट्स के अंदर में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिटेशंस है बहुत सारे, में जो बार बार डिफेक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें जो है प्रकृति को मानने वाले लोगों की संस्कृति का या उनके विचारों का कहीं पर जो है वो राइट सिक्योर्ड नहीं है। जो लोग रिलीजन को बिल्कुल नहीं मानते उनके राइट्स भी सिक्योर्ड नहीं है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो क्या है, लेकिन उसके बगैर भी अभी सेंसस एक्ट में जो है सिंपल अमेंडमेंट करके, जो है रूल्स में सिंपल अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ला सकती है। एंड देयर शुड बी अ सेपरेट कोड फॉर द आदिवासीज, एंड देयर शुड आल्सो बी अ सेपरेट कोड फॉर पीपल हु डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, हु हैव ओनली थिंकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी एंड साइंस। तो ये भी आने की जरूरत है। ओके सर, ये हमारे लाइव प्रोग्राम को काफी ध्यान से लोग हमारे दर्शक सुन रहे हैं, हमारे साथ जो जुड़े हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अपनी कमेंट दे रहे हैं। उनका भी ये उनकी ऐसी भावना है कि सर हमसे महीने में या 2 महीने में एक आध बार रूबरू इस तरह से होते रहे बीच बीच में, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट थी लोगों की आपके लिए कि होना चाहिए। सर, जैसे अभी एक और सवाल ले लेते हैं महाराष्ट्र से, कि उनका कहना है कि महाराष्ट्र में ये पार्टी टूट जाती है, उधर मिल जाती है, उसमें टूट जाती है, उधर मिल जाती है। तो ये राजनीति का जो स्तर है एकदम महाराष्ट्र में काफी गिरा हुआ दिख रहा है उनको। तो इसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये तो ठीक नहीं। अगर आप मुझे पूछोगे तो कोई भी पार्टी को नीति के आधार पर चलना चाहिए। जो भी नीति उसको समझ में आती है उस नीति को समझ के, नेता को समझ के चलना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, मेरा सभी पार्टियों के लिए ये व्यू है। बट ये पॉलिटिक्स का स्तर क्यों गिर रहा है इसको आप समझिए। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इलेक्टोरल सिस्टम का स्तर गिरा हुआ है, इसलिए पार्टियों का स्तर गिर रहा है। देखिए, आप प्रतिनिधि को नहीं चुन रहे हैं, डेमोक्रेटिक लॉ के हिसाब से प्रतिनिधि नहीं चुन रहे, वो एक तरह से बॉन्ड्समैन हो जा रहा है या राजा हो जा रहा है। कैसे आप मानिए, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, अगेन आई एम सेइंग, अंडर आर्टिकल 81 and 170 आपको 51% का जीत के जाने का कहीं भी रूल नहीं। वो मिनिमम रूल होता है डेमोक्रेसी का। यानी डेमोक्रेसी में जब तक आप 51% वोट किसी को ना मिले तो वो डेमोक्रेसी के हिसाब से जीत के गया, ये नहीं माना जाता। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी। देन देयर आर अदर 2 रूल्स। वन, सेकंड रूल ऑफ डेमोक्रेसी इज द क्वालिफाइड मेजोरिटी रूल, दैट इज 66.66%, एंड द अल्टीमेट रूल ऑफ डेमोक्रेसी इज द प्रोपोर्शनैलिटी रूल, जिसके जितना परसेंट वोट उसके उतने एमपी एमएलए, जिसको पीआर सिस्टम कहा जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 81 and 170 हमारे एमपीज हो या हमारे एमएलएज हो, उनको चुन के जाने के लिए 51% वोट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी हम डेमोक्रेसी के पहले रूल से भी जो है वो हमारा इलेक्शन नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख होना जरूरी नहीं है, लेकिन अमीर और गरीब को केवल 1 वोट दे देने से और ये मान लेने से कि डेमोक्रेसी कंप्लीट होती है, मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। क्योंकि अंबानी और आदिवासी में समानता से चुनाव नहीं हो सकता।
आप मान लीजिए अभी कंपनीज जो है, कंपनीज को आप फ्रीडम दे दोगे पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का, पॉलिटिकल पार्टीज पर कोई सीलिंग नहीं लगाओगे, चुनाव लड़ने के लिए बजट से पैसा नहीं दोगे या एक इलेक्टोरल फंड से पैसा नहीं दोगे पार्टीज को और कैंडिडेट्स को, तो गरीब इंसान चुनाव 25,000 रुपए भरने में भी या 12,500 SC/ST का कंसेशन लेकर भी भरने में उसको दिक्कत हो जाती है। और 350 किलोमीटर हमारी पार्लियामेंट से है, लगभग 100 किलोमीटर हमारी MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। जिसके पास 4 व्हीलर नहीं, जिसके पास साधन संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर नहीं कर सकता, यानी वो इलेक्ट होकर नहीं जा सकता। तो हमारे देश का इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्टिव है। उसको जब तक FPTP जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए, सबसे डिफेक्टिव मॉडल है चुनाव का, और ये संविधान सभा में लाया गया और बगैर रिसर्च के, तो ये जब तक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या मिक्स सिस्टम नहीं आएगा, पब्लिक फंडिंग चुनाव लड़ने के लिए नहीं आएगी, कंपनीज को जब तक बैन नहीं किया जाएगा डोनेशन देने के लिए, और जब तक मीडिया रेगुलेशन नहीं आएगा, और साथ में EVM का इश्यू भी सॉल्व नहीं होगा, तब तक हमारे देश में रियल डेमोक्रेसी नहीं आएगी। जब तक रियल डेमोक्रेसी नहीं आएगी, एक वोट से ही चुन के जाना है, तो 5-10 हजार वोट तो पैसे से खरीद लेगा कोई भी लीडर हो। जब जीत के चले जाएगा तो उसको क्या बाइंडिंग है, वो चाहे इधर ब्रोकरेज कर ले या उधर ब्रोकरेज कर ले, यहां जो है वो किसी से कॉम्प्रोमाइज कर ले या वहां वो कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो संविधान में चुनाव व्यवस्था का स्तर गिरा हुआ है, इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज का स्तर गिर रहा है। तो जहां प्रॉब्लम है, रूट है, उसको ठीक करने की जरूरत है। संविधान के डिफेक्टिव इलेक्टोरल सिस्टम और डिफेक्टिव डेमोक्रेटिक सिस्टम को पॉजिटिव अमेंडमेंट से बदलने की जरूरत है। वो अगर होगा तो ये चीजें ठीक होने लगेगी काफी हद तक। ओके, अभी सर हमारे जो वेरियस स्टेट के ऑफिस बेरर्स है तो वो अपने अपने स्टेट्स को लेकर कुछ सवाल करते हैं या फिर कह रहे सर हमारे स्टेट में इलेक्शन है, पंचायत के लोकल बॉडी के इलेक्शन है, तो उसके लेकर हम कैसी तैयारी करें। हमको यहाँ भी कुछ स्टेट में भी असेंबली के इलेक्शन भी वो कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको लेकर गाइड करें। मतलब ये कम्युनिटी सवाल है, हर स्टेट से कुछ ना कुछ इस तरह से सवाल आ रहे हैं, तो ऑफिस बेरर के लिए कुछ खास संदेश देना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर? सभी इलेक्शन की तैयारी करो। अगर आपके यहाँ जहाँ पंचायत के चुनाव है तो वहां कर सकते तो वहां भी कॉन्टेस्ट करो। अभी तो बंगाल में हमने लिमिटेड सीट्स कॉन्टेस्ट की थी पंचायत के अंदर में, तो वहां जहां आपके पास कमिटीज है, लोग हैं, वहां पंचायत में आप चुनाव कंटेस्ट करो। और असेंबली और पार्लियामेंट का चुनाव तो कंटेस्ट करना ही है आपको। ABC का सीटों का फॉर्मूला मैंने बताया, बूथ और सेक्टर कमिटीज का फॉर्मूला बताया, जन समस्या को सुनकर उसको सुलझाने की मैंने आपको रास्ता बताया है। और लिमिटेड अलायंस कैसे, जो पार्टी इंटरेस्टेड हो, जिसकी थोड़ी नीति फेयर हो, तो उसको अपनी नीति बताकर जो है वो उसके लिए भी ओपन रहना है, वो भी बात मैंने आपको बताई है। तो ये तमाम चीजों को आप कीजिए एंड यू विल गेट अ वे आउट। आपको धीरे धीरे रास्ता मिलेगा, पर आप थोड़ा सीट जीतने पर ध्यान दीजिए। ये विधानसभा और लोकसभा में हमारी कुछ सीट जीत जाएगी तो पार्टी को बहुत मोमेंटम मिलेगा, ज्यादा उस पर फोकस कीजिए। और आप 500,000 रुपए तो डोनेट कर सकते QR कोड से, वो भी नहीं करते, वो तो कीजिए आप कम से कम। चुनाव की इतनी बात कर रहे तो चुनाव के लिए जब तक पब्लिक फंडिंग नहीं होता तो 100, 200, 500 रुपए देने में क्या बुराई है, तो उसको आप QR कोड में डोनेट कीजिए सब लोग। आज फेसबुक लाइव है, आप कह रहे सर 2 महीने में बात कीजिए, अच्छी बात है। मैं 2 महीने में नहीं, आपको अगर अतुल जी और प्रमोद जी समन्वय कर ले तो, या और भी कुछ समन्वय हो जाए तो मैं आपको 20-25 दिन में भी बात कर सकता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को भी तो कमिटीज बनाना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, थोड़ा सा पार्टी को डोनेट करना चाहिए। ये काम धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए आप लोग, तो पार्टी बड़ी हो जाएगी और आने वाले समय में ऑफकोर्स हम सक्सेस होने लगेंगे। API का ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है देश के अंदर में, और API को माना जाता है उसकी नीतियों के लिए और सबसे नॉलेजेबल पार्टी है करके, पर उसको अभी मास बेस बनाने की जरूरत है। उसको कीजिए आप, धीरे धीरे सफलता मिलेगी हमको। सर अभी कुछ अगर कुछ सवाल रहते हैं तो मैं जरूर लेने की कोशिश करूंगा, कुछ स्पेसिफिक सवाल आते हैं तो। लेकिन बहुत हमारे ऑफिस बेरर जो बहुत से स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में आपको वेलकम करना चाहते हैं, सर हमारे स्टेट में कब आ रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कब आ रहे हैं, उनको चाहे शायद सभा लगाना हो या मीटिंग, जो भी उनको पार्टीज के लेकर गतिविधियों के लिए बात करनी हो, इसलिए वेलकम करना चाह रहे हैं। सर अभी इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में हमने वेरियस सब्जेक्ट पे बात की, हिस्ट्री पे की, प्री हिस्ट्री पे बात की, एंशियंट हिस्ट्री पे हमने बात की है, एंथ्रोपोलॉजी के लेकर बात की है, पॉलिटिक्स को लेकर, साइंस को लेकर, यानी वेरियस सब्जेक्ट्स को लेकर आप जो बात करते हैं ऑथेंटिकेशन, यानी मतलब उसके विद एविडेंस बात करते हैं, तो ये सारा जो नॉलेज है ये किस तरह से आप गेन करते हैं, उसका कैसे उपयोग लाते हैं अपने जीवन में या हर लोगों के लिए? इसलिए क्योंकि मैं कोई एक विचारधारा को, धर्म को नहीं मानता।
किसी एक आदमी को विद्वान नहीं मानता। मैं दुनिया में ये मानता हूं कि दुनिया में नॉलेज की लिमिट नहीं है। जहां तक कॉस्मोस है ना, कॉस्मोस की जहां लिमिट होगी वहीं लिमिट है नॉलेज की। अब कॉस्मोस की लिमिट है या नहीं ये भी हमको नहीं मालूम है। तो इसलिए मैं दुनिया भर के नॉलेज को पढ़ता हूं, केवल इंडिया के नहीं, वर्ल्ड लेवल पे जो भी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, फिनेंस है, ह्यूमन राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, प्री हिस्ट्री है, ये तमाम चीजें, जो बहुत सारी जो चीजें, वेरियस पॉलिसीज है, तो ये तमाम चीजों को जो है वास्ट लेवल पर पढ़ते रहता हूँ। और हिस्ट्री है, तो ये तमाम चीजों को पढ़ने की वजह से ये समझ में आता है कि देश और दुनिया में कहाँ क्या है और एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। नॉलेज वर्ल्ड में आदिवासियों के समय से, जब से इंसान को बुद्धि डेवलप हुई जेनेटिकल चेंजेस की वजह से 70,000 साल पहले। अब एनसीईआरटी तो डार्विन को नहीं पढ़ाना चाहती, इसलिए मैं ये इवोल्यूशन का आज बुक रखा है यहाँ पर, तो अभी निकाल के नहीं बता सकता, बट हाउ इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स एवरीथिंग अबाउट लाइफ। आप एनसीईआरटी डार्विन को नहीं पढ़ाना चाहते, शेम ऑन यू एनसीईआरटी जो है वो, कि आप डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी को, डार्विन एंड वैलेस को नहीं पढ़ाना चाहते, या उसके बाद अभी जो इवोल्यूशन थ्योरीज आई है तो उसको आप नहीं पढ़ाना चाहते, यानी आप हमारे देश के लोगों को मिथक में रखना चाहते हैं जीवन की उत्पत्ति को लेकर। तो जो है दुनिया में जो नॉलेज है उसका कोई लिमिट नहीं है। आपको सब पढ़ना चाहिए और सब पढ़ के जो फैक्ट है उसको एग्री करना चाहिए। और कोई भी फाइनल ट्रूथ नहीं है, कोई भी अंतिम सत्य नहीं है, तो सत्य रिलेटिव है। तो बस जो जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको सब पढ़ते चलिए, समझते चलिए। जहां जो चीज यूजफुल है ह्यूमैनिटी के लिए, वर्ल्ड के लिए, उसको यूज कीजिए। मैं हरदम कहता हूं नॉलेज शुड बी यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ज्ञान का जो उपयोग है वो दुनिया के भलाई के लिए होना चाहिए, मानवता के भलाई के लिए होना चाहिए। और ज्ञान फाइनल नहीं है, कोई भी अंतिम सत्य नहीं है। तो इसको अगर जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके अंदर भी ये चीजें डेवलप आएंगी। और हमारे देश में अभी बीजेपी गवर्नमेंट जो है हिंदी का ज्यादा बोलबाला कर रही है। मैं आपसे कहूंगा इंग्लिश को ज्यादा पढ़िए। जब तक आप इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वर्ल्ड लेवल का नॉलेज पता नहीं चलेगा और आप आगे नहीं जाएंगे। चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे बिजनेस एंड फाइनेंस में हो, आप लोग आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश को जरूर पढ़िए। अगर पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश को जरूर पढ़िए। सर एक अंतिम सवाल लेते हैं कुमार मार्डी जी से। सिटीजन इनकम राइट्स और वोटर राइट टू इनकम में थोड़ा फर्क हमको समझाइए, ऐसा उनका सवाल था। नहीं, सिटीजन इनकम राइट यानी जो भी नागरिक है देश का, उसको कुछ एक सपोर्ट वैल्यू, एक रिकॉग्निशन करके 500,000 रुपया दिया जाए महीने का। दैट इज कॉल्ड द सिटीजन इनकम राइट। यानी हम भाई देश के नागरिक है, तो हमारा इस देश के सब साधन संपत्ति पे पहला अधिकार है सभी नागरिकों का। तो उसको रिकॉग्नाइज करके एक जो भी वैल्यूएशन में बनता है, चाहे 500 रुपये महीना हो, चाहे 1000 रुपये महीना हो, वो सभी को यूनिफॉर्मली दिया जाए। ये जो है वो सिटीजन इनकम राइट है। वोटर इनकम राइट भी मोटे तौर पे जुड़ा हुआ है, लेकिन वोटर 18 साल के बाद बनता है, तो इसलिए 18 साल के ऊपर वालों के लिए होता है। तो या यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी यही कंसेप्ट है कि भाई एक मिनिमम सबको दिया जाए और उसके बाद अपने अपने तरह से सबको डेवलप किया जाए। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। पर हमने 9 बजे तक का समय लिया, तो 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट हम कंटिन्यू करेंगे ताकि लोगों को ना लगे कि 9 बजे के पहले हमने एंड किया, क्योंकि आज का लाइव 7:20 to 9 था। तो लेट अस लिव अप टू इट दैट। 5 मिनट और बाकी है। सर बिल्कुल इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि लोग शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव प्रोग्राम में, शेयर भी कर रहे हैं। मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मोबाइल चेक किया, तो उसमें भी वो अपनी लिंक डाल रहे हैं, अपने फेसबुक पेज पे वो लिंक डाल रहे हैं। मतलब काफी इंटरेस्ट से लोग सुन रहे हैं आपको। अभी आप अंतिम पड़ाव में सवाल लेते हैं। सर ये एक सवाल था कि कास्मा ह्यूमैनिज्म का नेक्स्ट वर्जन कब तक उनको पढ़ने को मिलेगा? 24 के बाद। 24 तक भैया पहले काम करना है, इलेक्शन की तैयारी करना है, इलेक्शन जीतना है। अभी 4-5 स्टेट के इलेक्शन है, तो 3 स्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उधर ध्यान देना है। और जो लोग कह रहे थे भाई हमारे स्टेट में आओ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आओ, तो आप लोग जनसभा लगाने की उतनी तैयारी करेंगे तभी तो मैं आऊंगा ना। जब मैं आ रहा हूं और अगर आप 5000 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या है। और अभी तो मैं 3 स्टेट में ही ज्यादा रहूंगा ये नवंबर तक, ये चुनाव होने तक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट में मैं जाऊंगा। और एक स्टेट में टाइम दिया है, तो उनका जब डेट फाइनल होगा तो वहां एक मेरी बड़ी जनसभा है। तो 3 से 4 स्टेट्स में मैं नवंबर-दिसंबर तक के जाऊंगा। उसके बाद फिर दूसरे स्टेट्स का नंबर आएगा। तो जो है आप लोग तैयारी कीजिए तो अच्छा होगा। और कॉस्मो ह्यूमैनिज्म, ये सारा चीजें
या और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स है, ये सब 2024 के चुनाव के बाद मई जून में जब फाइनल लोकसभा का वर्षन आएगा, मैं कॉन्टेस्ट होके इलेक्ट होके जाता हूँ या क्या पोजीशन होती है, उसके बाद मुझे कितना टाइम मिलता है उसको लेकर मैं जरूर फिर जो मेरा एकेडमिक वर्क है उसको मैं जरूर करूंगा। ओके लेकिन अभी पढ़ाई, लेकिन आपकी कंटिन्यूस चालू है पढ़ाई तो मेरे सांस और मेरा जीवन है। पढ़ाई है तो विजय मानकर है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बस यही विजय मानकर की पहचान है। अदरवाइज विजय मानकर की ताकत क्या है? नॉलेज इज द पावर ऑफ विजय मानकर। अगर ज्ञान है, विज्ञान है, तो विजय मानकर की ताकत है। और ये अभी 30वां साल चल रहा है और देश की तीसरी सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है और वर्ल्ड लेवल का स्टडी है। तो बस वही मेरी पहचान है, वही मेरी ताकत है। और वही अब जो ज्ञान मैंने मिला है वो देश के लोगों के लिए, भलाई के लिए लगाना चाहता हूँ, दुनिया के भलाई के लिए लगाना चाहता हूँ। इसलिए संसद जाना जरूरी है। ये बात मुझे समझ गई। मुझे भी और आपको भी जाना जरूरी है, एपीआई के थ्रू, लेकिन दूसरे पार्टियों के थ्रू नहीं, क्योंकि बाकी लोग बुद्धू है। देश के अंदर में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर बुद्धू है। एमपीज जितने बैठे हैं ना लोकसभा राज्यसभा में, उसमें 5% लोगों को भी नहीं समझता है देश और दुनिया में क्या होना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं जाऊंगा, मेरे साथ बाकी एमपीज अगर जाएंगे और एमएलएस भी जाएंगे, तो इंडिया की डेमोक्रेसी में भी चेंज आएगा, पार्लियामेंट की क्वालिटी में भी चेंज आएगा। अदरवाइज पार्लियामेंट में स्लोगन शाउटिंग हो रही है, नारेबाजी हो रही है। अरे भैया, पार्लियामेंट में कलम और दिमाग चलाने की जगह है, वहां कोई स्लोगन लगाने की जरूरत है क्या? क्यों ये तमाशा करते हो और फिर बाद में सस्पेंड हो जाते हो? अभी शादी वादी है आपकी, शादी के पहले ऐसा काम करके सस्पेंड नहीं हुआ जाता है। राघव चड्ढा जी, आपसे कह रहा हूं मैं। अधीर रंजन जी, आपको अगर हिंदी नहीं आती ठीक से, इंग्लिश नहीं आती है, तो बंगाली में बोलो, क्या जरूरत है? ना आपको हिंदी ठीक से आती है ना इंग्लिश ठीक से आती है, वहां जाके ड्रामेबाजी करते हो। तो ये काम मत करो। और बीजेपी के लोग, आप लोग भी क्यों सस्पेंड करते हो किसी को भी? संसद में कुछ उल्टा सीधा थोड़ा 19-20 हो गया तो किसी को भी आप सस्पेंड कर दोगे क्या? अरे भाई, टॉलरेट करो, सुनो उन लोगों को। बट संसद में जितने एमपीज है उनको कलम और दिमाग चलाने की जरूरत है और उसके थ्रू मुंह चलाने की जरूरत है। तो आप ये सही पैटर्न, जब मैं जाऊंगा और बाकी एपीआई के एमपीज जाएंगे तो जरूर आएगा। तो लेट अस होप कि 24 में वी विल रीच द पार्लियामेंट। चिंता मत कीजिए, अभी मैं आप लोगों के बीच आने वाला हूं अक्टूबर से, तो आप तैयारी कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। इस बार जीतना ही है, अभी हमको पार्लियामेंट जाना ही है और इनको जरा डांस कराना ही है हमको भी। अभी कौन सा हेमा मालिनी वाला, सॉरी गलत हो जाएगा, कैमरा वाला कराना है और कौन सा कराना है वो आप सोच लीजिए। सर, ये अभी संसद में बिहेवियर की बात हुई, तो अभी बहुत बार ऐसा देखा जा चुका है कि मोदी जी 1-1, 1.5 घंटे का संसद में भाषण देते हैं, लेकिन उसमें अगर आप सार निकालोगे तो 1 मिनट 2 मिनट का ही नहीं निकालते। मतलब वो ऐसे मोड में रहते जैसे कि कई इलेक्शन सभाओं में भाषण दे रहे, इस तरह का वो संसद के सभागृह में भाषण देते। तो उनके क्या थिंकिंग प्रोसेस में क्या? इसका मतलब ही डज नॉट अंडरस्टैंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका मतलब उनको संसदीय लोकतंत्र समझ में नहीं आता है। जिस व्यक्ति को संसदीय लोकतंत्र समझ में आएगा तो उसके भाषा में, उसके काम में, उसके शैली में तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। अगर 100% नहीं तो कम से कम 60-70% रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं बताऊं आपको, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे भाषण था मोदी जी का, और जहां उन्होंने 40 मिनट तक मणिपुर का जिक्र भी नहीं किया, जबकि वो पूरा नो कॉन्फिडेंस ही मणिपुर के इश्यू पर था। और ऐसा ना देख के कभी कभी लगता है छिछोरीगिरी कर रहे हैं। बोलना ठीक नहीं है, पर ऐसा लगता है कभी कभी छिछोरीगिरी कर रहे हैं। यानी सड़क के लड़के भी जो है ऐसे छिछोरीगिरी नहीं करते। तो पार्लियामेंट के अंदर में ऐसा करना, बोलना और केवल दूसरों का बताते रहना, ये हिस्ट्री गलत गलत। अरे भाई, आपको क्या करना है? आपको क्या सोल्यूशन लाना है? आप गवर्नमेंट में ना, आप अकाउंटेबल है ना, भी लोगों ने आपको वोट दिया, उस पर बात करो ना। तो डज नॉट सूट्स द स्टेचर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के स्टेचर को ये सूट नहीं करता। हमारे देश में कितने बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए जिनका स्टेचर था। नेहरू जी है, हमारे गुलजार लाल नंदा भी है, अननोन जो है, इवन देवेगौड़ा जिनको ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी लेकिन उन्होंने भी परफॉर्म किया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी खुद एक जो है उनके ही पार्टी से जो एक स्ट्रेचर था। मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे बट ही वॉज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इंडिया का उन्हीं के पीरियड में हुआ है। अभी भी 7% जो ग्रोथ रेट हुआ है जीडीपी का 10 साल का, उन्हीं के समय में हुआ है। आपके समय में तो 5.5 भी नहीं हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें है, तो इट डज नॉट सूट्स द स्टेचर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। तो मैं कहूंगा कि उनको या तो खुद को सुधार लेना चाहिए या आप लोगों ने उनको रिटायर कर देना चाहिए 2024 में। बस यही रास्ता है। अदरवाइज वही छिछोरेगिरी डेली देखने में मैं समझता हूं कि इंडिया भी जो है वो परेशान हो जाएगा और देश आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा इससे। ओके
सर काफी लोग बेस्ट विशेष दे रहे हैं आपको 2024 के लिए लोकसभा में जाने के लिए, क्योंकि वो भी कई चाहते हैं कि एपीआई लोकसभा में जाए, अपनी पॉलिटिक्स का पॉलिसी करे, कुछ अच्छे बिल आप लाए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आए, जिससे ये आज के सिनेरियो में जो हम प्रॉब्लम काफी फेस कर रहे हैं लोग, उसमें उनको काफी रिलीफ मिले, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एपीआई का 1-2 भी एमपी अगर चले गए तो भी काफी बड़ा बदलाव देश में आएगा, एक नई शुरुआत हो जाएगी, एक अच्छा लर्निंग देश में स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग एपीआई क्या चाहती है उसका एक थोड़ा कवरेज हो जाएगा, तो इसके लिए भी बेस्ट विशेष दे रहे हैं लोग। और सर अभी कुछ अगर कुछ सवाल मेरे को दिख नहीं रहे अभी कि आपको मैं उसके ये लाइव प्रोग्राम में पूछ सकूं, तो हम इस प्रोग्राम को यही आखिरी पड़ाव को यही समाप्त करना चाहेंगे। और जो लोग हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने लाइक शेयर किया, उनको हम थैंक्स देना चाहेंगे। सर आप अपना एक फाइनल कमेंट हमारे दर्शकों के लिए दे दीजिए, फिर इसको हम क्लोज कर दीजिए आज के इस प्रोग्राम। फाइनल कमेंट मेरा यही है, ज्ञान विज्ञान और मानवता से ही समाधान आएगा, अनेक नियम और अनेक समाधानों से ही समाधान आएगा। और इन बात को ध्यान में रख के कॉस्मो ह्यूमनिज्म को समझकर ही पार्टी के लोग काम करें, इससे समाधान आएगा। हमारे लिए अब जीतना ज़रूरी है, तो स्टेट इलेक्शंस हमारे आगे बिल्कुल इमीडिएटली अक्टूबर-नवंबर में है। 4 स्टेट्स हमारे पास है, तेलंगाना ऑफकोर्स हमारे लिए सेकेंडरी है, तो लेकिन छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर हम लोग एफर्ट करेंगे कुछ सीटें जीते। लिमिटेड अलायंस हो सकता है किसी से, तो उसको देखे, पर अपनी तैयारी अच्छी रखे और पार्लियामेंट की तैयारी भी ध्यान में रखे करें कि हमको 24 में इलेक्शन जीतना है। अभी जितनी बातें मैंने अब लिख दी है, बोली है, वो काफ़ी हद तक जो है वो सोल्यूशन इंडिया को दे सकती है। और भी कोई चीज़ है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, ये कोई फाइनल तो है नहीं। अमेंडमेंट तो हरदम जो है हम करके आगे बढ़ते हैं, इसमें तो हरदम जो है वो इम्प्रूवमेंट है, तो वो चीज़ों को हम समय समय पर लाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ करने के लिए नाउ एंट्री इन द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड, एंट्री इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज रिक्वायर्ड। जब तक हम लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स नहीं बनेंगे तब तक हम देश में बदलाव नहीं ला सकते। मैं हरदम कहता हूँ वी हैव टू बिकम लॉ मेकर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, एंड वी ऑल्सो हैव टू बिकम वेल्थ क्रिएटर्स एंड वेलबींग ब्रिंगर्स। यानी हमें कानून बनाने वाले बनना होगा, हमें नीति बनाने वाले बनना होगा, हमें संपत्ति का निर्माण कर कर सुख समृद्धि लाने वाले बनना होगा। ये करने के लिए हमको पार्लियामेंट में और असेंबलीज में एंटर किए बगैर, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसीज पर काम किए बगैर ये चीजें ठीक नहीं होगी। उसके लिए ही एपीआई एग्जिस्टेंस है, एपीआई इसीलिए बनी है, और एपीआई को अब विक्ट्री की जरूरत है। और एपीआई को हमें इस तरह की स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टी बनाना है जिस तरह डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका है, या लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीज हो यूरोप की, या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है जापान की, उस लेवल की स्टैंडर्ड पार्टी, उससे भी अच्छी पार्टी एपीआई है। पर उसको जब हम जीतेंगे और इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा, तब जाके वो चीज जो है वो सही में साकार होगी। उसका ब्राइट समय अभी आ गया है। 24, 29, 34, 39, 44, मेरे साथ आपको 20 साल और 21 साल और 5 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस मैं आपको सर्विस दूंगा। मेरे एज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, अगर नेचर ने मुझे साथ दिया तो। लॉ ऑफ नेचर्स आर इम्पोर्टेंट, हम उसी से गवर्न होते हैं। तो लेकिन 24 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड 23 बिफोर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। विजय, प्लीज कॉल टू मी टुमारो। कितने दिन से हो आपका कॉल नहीं मिल रहा है, आप मिल नहीं रहे हो, कहाँ रेंज के बाहर चले गए? प्लीज गिव अ कॉल टू मी टुमारो। और आप जो है ये 3 इलेक्शंस की तैयारी कीजिए, यहां पर पार्टी को स्टैंड कीजिए, यहां पर जीतने का प्रयास कीजिए, और 24 में पार्लियामेंट में एंट्री लेना है। किसी भी तरह से जो है पार्लियामेंट में एंटर होके हमारे देश में सब काम को करना है। बस यही मेरा आज के लिए स्पेसिफिक आपसे संदेश है। और अक्टूबर महीने से मैं आप लोगों के बीच में इलेक्शन स्टेट्स में रहूंगा, और फिर दिसंबर के बाद बाकी स्टेट्स में भी मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। आप लोग तैयारी कर लीजिए, और बस अब ये चीज को पूरा करना है, बस इसी बात को लेकर, मकसद को लेकर आगे बढ़िए। धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू।